धर्मपाल जी ने गरीबी से उठकर एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया था। वे अपनी जिंदगी के सबसे बड़े व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर करने ही वाले थे, लेकिन उनका दुभाषिया उनके हर एक शब्द को बदल रहा था। उनकी आंखों के सामने ही उन्हें धोखा देकर लूटा जा रहा था, और उस वक्त उन्हें बचाने वाला उनका खुद का वकील नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसकी तरफ किसी का ध्यान तक नहीं गया था। जैसे ही पेन ने कागज को छुआ, ठीक उसी पल एक ऐसी आवाज गूंजी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उस आवाज ने आलीशान रेस्तरां की हवा को ऐसे चीर दिया जैसे किसी शांत मंदिर के गर्भगृह में कोई कांच का बर्तन टूटकर बिखर गया हो। धर्मपाल जी, कृपया दस्तखत मत कीजिए। मेज पर बैठे सभी लोग एकदम स्तब्ध रह गए। अमेरिकी व्यवसायी के हाथ से उसका नैपकिन छूटकर गिर गया। पास की ही एक मेज से पूरी बातचीत पर नजर रख रहा वकील इतनी तेजी से खड़ा हुआ कि उसके हाथ से टकराकर पानी का गिलास ही नीचे गिर गया, और वह दुभाषिया, जिसे दो अलग भाषाओं के बीच की कड़ी माना जा रहा था, उसके चेहरे का रंग ऐसे उड़ गया मानो उसके शरीर का सारा खून एक झटके में गायब हो गया हो। लेकिन वे शब्द कहने वाली महिला कोई बड़ी अधिकारी नहीं थी, न ही कोई वकील थी, और न ही कोई ऐसी शख्सियत थी जिसकी करोड़ों रुपए के इस सौदे की बातचीत में कोई जगह हो। वह तो एक मामूली वेटर थी, वही जो पूरी रात खामोशी से सबके गिलासों में पानी और पेय परोस रही थी, जिसे किसी ने दोबारा मुड़कर देखना भी जरूरी नहीं समझा था, और जिसे दुनिया किसी बेजान सजावटी सामान की तरह समझ रही थी। लेकिन वह जो बात कहने जा रही थी वह पूरी रात को तहस नहस करने वाली थी, कई लोगों का करियर बर्बाद करने वाली थी, और एक ऐसे सीधे सादे इंसान की जान बचाने वाली थी जिसे अंदाजा भी नहीं था कि मुस्कुराते हुए चेहरों के पीछे उसे धोखा दिया जा रहा था। लेकिन यह समझने के लिए कि हम इस मोड़ तक कैसे पहुंचे, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि यह कहानी किसी बड़े समझौते या आलीशान रेस्तरां से शुरू नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है कीचड़, भूख और नंगे पैरों के उस जोड़े से जो हर दिन 3 किलोमीटर पैदल चलकर एक ऐसे स्कूल में पढ़ने जाता था जिसकी छत भी पूरी नहीं थी। धर्मपाल जी का जन्म बिहार के एक ऐसे छोटे से गांव में हुआ था जो देश के नक्शे पर भी कहीं दिखाई नहीं देता था। एक ऐसा गांव जहां सड़कें कच्ची मिट्टी की थीं, जहां आज भी कुएं से बाल्टियों में भरकर पानी लाना पड़ता था, और जहां बच्चे पढ़ना सीखने से पहले काम करना सीख जाते थे। उनकी माँ सावित्री देवी भोर होने से पहले ही दूसरों के घर के कपड़े धोने का काम शुरू कर देती थीं। साबुन और कड़ाके की ठंड की वजह से उनके हाथ पूरी तरह फट चुके थे, लेकिन उन हाथों में अपने बेटे के लिए ममता और दुलार कभी कम नहीं हुआ। जब धर्मपाल केवल 4 साल के थे तब उनके पिता उन्हें छोड़कर कहीं चले गए थे। उन्होंने न तो कोई चिट्ठी छोड़ी, न कोई सफाई दी, और न ही विदा लेते हुए बेटे को गले लगाया। वे अपने पीछे छोड़ गए तो बस गांव के बनिए का कर्ज और एक ऐसी खामोशी जिसे सावित्री देवी ने अपनी कड़ी मेहनत और आत्मसम्मान से भर दिया। धर्मपाल बड़े तो हुए, पर उन्हें कभी पता नहीं चला कि नया खिलौना कैसा होता है। उनके जीवन का पहला जूता तब मिला जब वे 9 साल के थे, और वह भी गांव के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक मास्टर श्यामलाल ने दान में दिया था। मास्टर जी ने उस बड़ी बड़ी आंखों वाले दुबले पतले बच्चे में कुछ अलग देखा था, जो हमेशा सबसे आगे की बेंच पर बैठता था, भले ही उसके पास लिखने के लिए कोई कॉपी न हो। मास्टर श्यामलाल ने उन्हें कविता की एक ऐसी पुरानी किताब से पढ़ना सिखाया जिसके पन्ने वक्त के साथ पीले पड़ चुके थे, और धर्मपाल हर रात मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में उस किताब को जोर जोर से पढ़ते थे ताकि उनकी माँ अगले दिन के कपड़ों पर इस्त्री करते हुए उसे सुन सकें। 14 साल की उम्र में धर्मपाल को स्कूल छोड़ना पड़ा। ऐसा इसलिए नहीं था कि वे पढ़ना नहीं चाहते थे, बल्कि उनकी माँ बहुत बीमार हो गई थी और घर चलाने के लिए किसी न किसी को तो कमाना ही था। उन्होंने पास के शहर के चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल के पास घूम घूम कर छोटी मोटी चीजें और रूमाल बेचना शुरू कर दिया। वे तड़के सुबह झाड़ू लगाने के बदले एक बेकरी के पिछले हिस्से में सो जाया करते थे। वे वही खाते थे जो पिछले दिन का बचा कुचा होता था। कभी कभी तो कुछ भी नहीं बचता था, लेकिन धर्मपाल के पास एक ऐसी चीज थी जिसे न तो भूख छीन सकती थी और न ही थकान। वह था उनका तेज दिमाग जो कभी शांत नहीं बैठता था। जब बाकी सब सो रहे होते तब वे गौर से देखते थे। वे समझते थे कि सड़क किनारे के धंधे कैसे चलते हैं, जो लोग तरक्की कर रहे हैं वे क्या बेचते हैं, वे ग्राहकों से कैसे बात करते हैं और उनकी आंखों में कैसे झांकते हैं। वे सब कुछ अपने दिमाग में बिठा लेते थे।
उनके द्वारा सुनी गई हर बातचीत उनके लिए एक सीख की तरह थी और दूसरों की हर असफलता उनके लिए एक सबक थी जिसे वे कभी न दोहराने के लिए संभाल कर रखते थे। 18 साल की उम्र में अपनी जमा पूंजी से, जो बमुश्किल लोहे की एक पुरानी जंग लगी रेहड़ी खरीदने लायक थी, उन्होंने शहर के एक व्यस्त कोने पर लिट्टी चोखा का एक ठेला लगाया। वे इसे अपनी माँ की सिखाई हुई उन रेसिपी से बनाते थे जिनमें ऐसा स्वाद था जो किसी किताब से नहीं बल्कि उस माँ के हाथों से आता था जिसने पूरी जिंदगी प्यार से और बेहद कम साधनों में खाना पकाया था। पहले दिन उन्होंने 7 प्लेट लिट्टी बेची, दूसरे दिन 15, एक महीने के भीतर ही लोगों की कतारें लगने लगीं। साल बीतते गए। वह ठेला तिरपाल की छत वाले एक पक्के स्टॉल में बदल गया। वह स्टॉल 4 मेजों वाले एक छोटे से ढाबे में बदल गया। वह ढाबा अपने खुद के नाम वाले एक बड़े रेस्तरां में तब्दील हो गया और देखते ही देखते उस एक रेस्तरां की शाखाएं पूरे देश में फैल गईं जिसका नाम था माटी का स्वाद। यह एक ऐसी बड़ी फूड चेन बन गई जो देश के 6 राज्यों में शुद्ध पारंपरिक प्रांतीय भोजन परोसती थी। 58 साल की उम्र में धर्मपाल जी एक बेहद सम्मानित व्यक्ति थे जिनके यहाँ 400 से अधिक कर्मचारी काम करते थे। उन्हें 3 महाद्वीपों के बड़े बड़े फूड फेस्टिवल और कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता था। देश विदेश की पत्रिकाओं में उनके बारे में लेख छपते थे और पत्रकार उनके पहले जूते की उस मशहूर कहानी के कारण उन्हें नंगे पैर चलने वाला उद्योगपति कहकर बुलाते थे, जो अब एक मिसाल बन चुकी थी। लेकिन इतनी दौलत आने के बाद भी उनका दिल कभी नहीं बदला। वे हर महीने अपने गांव के स्कूल के लिए पैसे भेजते थे। उन्होंने वहां एक अस्पताल भी बनवाया था ताकि उनकी मां को डॉक्टर के पास जाने के लिए बस से 8 घंटे का लंबा सफर तय न करना पड़े। और हर साल दिसंबर के महीने में वे खुद बिना चूके गांव जाते और बच्चों के लिए नए जूतों से भरे बक्से लेकर आते। वे हमेशा बच्चों के सामने घुटनों के बल बैठते, उनकी आंखों में झांकते और एक ही बात कहते, जो पैर सम्मान और ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं वे दुनिया की किसी भी महंगी कार से भी कहीं आगे तक जाते हैं। बच्चे यह सुनकर हौंस पड़ते, लेकिन उनके माता पिता जो धर्मपाल जी के संघर्ष की कहानी जानते थे, चुपके से अपनी आंखों के आंसू पोंछ लेते। फिर एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उनके पुराने और भरोसेमंद वकील रामेश्वर प्रसाद ने मंगलवार की दोपहर को उन्हें फोन किया। धर्मपाल जी उन्हें पिछले 20 साल से भी अधिक समय से जानते थे। रामेश्वर ही एकमात्र ऐसे वकील थे जिन्होंने उस समय उनका केस लड़ने और मदद करने का फैसला किया था, जब किसी को यकीन नहीं था कि सड़क पर ठेला लगाने वाला कोई शख्स अपना खुद का ब्रांड रजिस्टर करवा सकता है। धर्मपाल भाई, जरा बैठ जाओ, रामेश्वर ने कहा, और उनकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी जो धर्मपाल जी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। एक बड़ी अमेरिकी कंपनी पूरे उत्तर अमेरिका में माटी का स्वाद के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हासिल करना चाहती है। हम बहुत बड़े सौदे की बात कर रहे हैं। वे व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलना चाहते हैं। धर्मपाल जी एकदम शांत हो गए। उन्हें अपने सीने में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। उन्होंने जीवन भर अपनी माँ के हाथ के इस स्वाद को सरहदों के पार ले जाने का सपना देखा था। पैसों के लिए नहीं, उनके पास पहले से ही उससे कहीं ज्यादा पैसा था, जितना उन्होंने उस बेकरी के फर्श पर सोते समय कभी सोचा भी नहीं था। वे यह सपना इसलिए देखते थे क्योंकि उनकी माँ हमेशा कहती थी, अपनी मातृभूमि का सम्मान करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि दुनिया को दिखाया जाए कि हमारी माटी में क्या बात है। कौन है वे लोग? धर्मपाल जी ने भारी आवाज में पूछा। उस कंपनी का नाम वेस्टफील्ड एंड एसोसिएट्स है। इसे थॉमस प्रेस्कॉट नाम का एक व्यक्ति चलाता है, जो अमेरिका के खाद्य उद्योग का बहुत बड़ा नाम है। उसके पास रेस्तरां, सप्लाई चेन और सुपरमार्केट का विशाल नेटवर्क है। ऐसा लगता है कि उसने विदेश के एक मेले में तुम्हारी बनी खास डिश का स्वाद चखा था और वह इससे इतना प्रभावित हुआ कि वह सीधे तुमसे ही सौदा करना चाहता है, बिना किसी बिचौलिए के। धर्मपाल जी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनकी वह खास रेसिपी, उनकी मां सावित्री देवी का वह नुस्खा जिसे वे उसी झंग लगे ठेले पर बनाया करते थे, जिसे उनकी मां ने बारिश की एक रात एक फटे हुए कंबल में लिपटे और खांसते हुए उन्हें बोलकर लिखवाया था और कहा था, इसे अच्छे से सीख लो बेटा, क्योंकि जिस दिन मैं चली जाऊंगी यह स्वाद मेरे बिना भी लोगों को मेरी ममता का एहसास कराता रहेगा। लेकिन एक समस्या है। रामेश्वर ने सावधानी से अपनी बात आगे बढ़ाई। प्रेस्कॉट केवल अंग्रेजी समझता है और तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते। हमें एक ऐसे अनुवादक की जरूरत है
जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकें, धर्मपाल। क्योंकि उस मेज पर जो कुछ भी तय होगा वह तुम्हारी जीवन भर की मेहनत और पूरे साम्राज्य का भविष्य तय करेगा। रामेश्वर ने ही उसे ढूंढा था, या कम से कम उन्हें ऐसा ही लगा था। संजय मालवीय नाम का वह शख्स एक बेताब प्रार्थना के जवाब की तरह सामने आया था। वह धर्मपाल जी के दफ्तर में एक ऐसा बायोडाटा लेकर आया जो किसी को भी प्रभावित करने के लिए काफी था। दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई, अनुवाद और दुभाषिया कला में मास्टर्स की डिग्री, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ काम करने का सालों का अनुभव और बड़े बड़े दूतावासों तथा नामी कानूनी फर्मों से मिली सिफारिशें, सब कुछ बेदाग, बेहद शानदार और जरूरत से ज्यादा सटीक था। वह 35 साल का था। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो तुरंत भरोसा जगा देती थी, और उसमें एक दुर्लभ खूबी थी कि वह पहले 5 मिनट में ही किसी भी इंसान को सहज कर लेता था। वह बेहद शालीन हिंदी बोलता था और पलक झपकते ही इतनी सहजता से अंग्रेजी में बात करने लगता था मानो यह उसकी मातृभाषा हो। धर्मपाल जी, आपसे मिलकर बहुत सम्मान महसूस हो रहा है, उसने उनका हाथ पूरी गर्मजोशी से थामते हुए कहा। आपकी संघर्ष की कहानी हमारे लिए एक प्रेरणा है। मेरे होते हुए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपका एक एक शब्द पूरी सटीकता के साथ उन तक पहुंचेगा। धर्मपाल जी ने उसे ध्यान से देखा। उस मुस्कान के पीछे कुछ ऐसा था जो उनके मन में एक अनकही घबराहट पैदा कर रहा था। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे आपको दूर कहीं धुआं महक रहा हो पर आग दिखाई न दे। एक अजीब सा अंदेशा जो उन्हें अंदर ही अंदर कचोट रहा था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी घबराहट, पिछले कुछ हफ्तों की अधूरी नींद और आने वाले इस बड़े बदलाव का असर मानकर टाल दिया। मैं तुमसे बस एक ही चीज चाहता हूं, संजय, धर्मपाल जी ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मेरे शब्दों का अनुवाद बिल्कुल वैसे ही करना जैसे मैं उन्हें कहूं, उसी भावना और सच्चाई के साथ। क्योंकि जब मैं अपनी कंपनी के बारे में बात करता हूं तो मैं अपनी पूरी जिंदगी, अपनी मां और अपने वजूद की बात कर रहा होता हूं। संजय ने एक पल की भी देरी नहीं की। आपका एक एक शब्द, धर्मपाल जी, मैं आपसे वादा करता हूं कि हर बात बिल्कुल वैसी ही होगी। और धर्मपाल जी ने उस पर विश्वास कर लिया, क्योंकि उनका पालन पोषण इसी तरह के संस्कारों में हुआ था। उनके गांव में जब कोई व्यक्ति हाथ मिलाकर सीधे आंखों में देखता था तो उसकी बात का मूल्य किसी भी लिखित दस्तावेज से कहीं अधिक होता था। उनकी मां हमेशा कहती थीं, बिना किसी वजह के किसी पर शक करना अपनी ही आत्मा को मैला करना है। लेकिन धर्मपाल जी को इस बात का अंदाजा तक नहीं था। वे सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि संजय मालवीय पिछले कई महीनों से इस मौके की तैयारी कर रहा था। उसकी सारी सिफारिशें और कागजात बड़ी चालाकी से फर्जी बनाए गए थे, और इस दफ्तर में कदम रखने से पहले ही उसने किसी ऐसे शख्स के साथ गुप्त समझौता कर लिया था जिसने उसे सिर्फ एक काम के बदले लाखों रुपए यानी 6 अंकों की एक बड़ी रकम देने का वादा किया था। वह काम था यह सुनिश्चित करना कि धर्मपाल जी उस सौदे के कागजात पर बिना उसकी असलियत समझे दस्तखत कर दें। द वैली टेरेस एक ऐसा आलीशान रेस्तरां था जहां की हवा में भी अमीरी की महक थी। संगमरमर के चमकते फर्श जिन पर झाड़फूस और कांच के पास झूमरों की रोशनी बिखरी हुई थी, वेटर जो बड़ी खामोशी और सलीके से आ जा रहे थे, और मेजों के बीच गूंजती पियानो की मधुर धुन जो माहौल को और भी संजीदा बना रही थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां एक थाली की कीमत उतनी थी जितनी एक आम भारतीय परिवार पूरे हफ्ते के राशन पर खर्च करता है। मुरलीधर जी वहां आधा घंटा पहले ही पहुंच गए थे। वे हमेशा वक्त से पहले पहुंचते थे। यह आदत उनके वजूद में इस कदर बस चुकी थी। जब ट्रैफिक सिग्नल पर सिर्फ 5 मिनट की देरी होने का मतलब होता था खिलौने बेचने के लिए सबसे अच्छी जगह खो देना। उन्होंने अपना वही गहरा नीला कोट पैंट पहना था जिसे चुनने में उनकी पत्नी पार्वती जी ने उनकी मदद की थी। इससे पहले कि बीमारी ने उन्हें हमेशा के लिए बिस्तर पर ला दिया। कोट की अंदरूनी जेब में उन्होंने अपनी मां की एक पुरानी तस्वीर रखी हुई थी। वे हर खास मौके पर उसे अपने साथ रखते थे। बैठने से पहले उन्होंने चुपचाप प्रार्थना करते हुए अपनी उंगलियों से उस तस्वीर को छुआ। तभी थॉमस प्रेस्कॉट ने रेस्तरां में इस तरह कदम रखा जैसे वह पूरी इमारत का मालिक हो। लंबे कद के प्रेस्कॉट के पीछे की ओर संवारे गए सफेद बाल थे और उनकी भूरी आंखें ऐसी थीं जो मानो एक ही नजर में हर इंसान और हर चीज की कीमत आंक लेती थीं। उनका सलेटी रंग का सूट इतनी बारीकी से सिला गया था
जो साफ तौर पर किसी यूरोपीय दर्जी की कलाकारी बयां कर रहा था, और मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी में उनकी घड़ी चमक रही थी। पुश्तैनी और खुद कई गुना बढ़ाई गई दौलत के एक शांत रुतबे के साथ उनके साथ उनका एक युवा सहायक भी था, जो काले चमड़े के ब्रीफकेस को इस तरह थामे हुए था मानो उसमें कोई बम रखा हो। समीर उन दोनों के बीच में बैठ गया। वह एक पुल था, एक बिचौलिया, वह इंसान जिससे उम्मीद थी कि वह दो अलग अलग दुनियाओं को आपस में जोड़ेगा। रात के खाने की शुरुआत औपचारिक शिष्टाचार के साथ हुई। प्रेस्कॉट ने मुरलीधर जी को उनकी कंपनी की तरक्की के लिए बधाई दी। उसने अमेरिकी बाजार के बारे में बात की, दुनिया भर में भारतीय व्यंजनों की बढ़ती लोकप्रियता का जिक्र किया और उन अवसरों की चर्चा की जो किसी महल के दरवाजों की तरह खुल रहे थे। समीर बेहद बेबाक और धारा प्रवाह तरीके से अनुवाद कर रहा था। उसकी आंखें एक घड़ीसाज की सटीकता के साथ दोनों आदमियों के बीच घूम रही थीं। मुरलीधर जी पूरे दिल से जवाब दे रहे थे। वे अपनी मां के बारे में, अपने पूर्वजों की उन पुरानी रेसिपीज के बारे में बात कर रहे थे और बता रहे थे कि कैसे माटी की रसोई का हर एक व्यंजन अवध के समृद्ध इतिहास का एक जीता जागता हिस्सा है। जब वे बोल रहे थे तो उनके हाथ हवा में थिरक रहे थे, आंखें नम हो रही थीं और बात करते करते उनका गला भर आता था। उनके हर एक शब्द से छलकती सच्चाई और अपनेपन को महसूस न करना नामुमकिन था। और फिर जैसे ही वेटर ने दूसरी प्लेट उठाई, बातचीत का मिजाज ही बदल गया। प्रेस्कॉट थोड़ा आगे की तरफ झुका, अपनी टाई की गांठ को थोड़ा ढीला किया और आंकड़ों, मुनाफे के हिस्से, कानूनी शर्तों और डिस्ट्रीब्यूशन के अधिकारों के बारे में बात करने लगा। उसकी आवाज अब धीमी और पैनी हो गई थी, ठीक उस सर्जिकल ब्लेड की तरह जो चीरा लगाने के लिए तैयार हो। और यहीं से समीर ने अपना जाल बुनना शुरू किया। मिस्टर प्रेस्कॉट का कहना है कि वे 20 राज्यों में डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करना चाहते हैं, जिसमें शुद्ध मुनाफे का 12% हिस्सा आपको मिलेगा। समीर ने चेहरे पर बिना शिकन लाए झूठ का अनुवाद कर दिया, जबकि प्रेस्कॉट ने असल में 25% हिस्से की बात कही थी। मुरलीधर जी के माथे पर हल्की सी शिकन उभर आई। यह आंकड़ा उन्हें खटक रहा था, जैसे जूते के अंदर कोई कंकड़ चुभ रहा हो। 12% हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से मुझे काफी कम लग रहा है। उनसे कहो कि मैं 18 या 20% के बारे में सोच रहा हूं। समीर ने समझने वाले अंदाज में सिर हिलाया, प्रेस्कॉट की तरफ मुड़ा और उसी सहजता से झूठ बोला जिससे कोई शातिर धोखेबाज सांस लेता है। मुरलीधर जी 12% पर राजी हैं और इसके साथ ही वे मसालों और सामग्रियों की क्वालिटी कंट्रोल का जिम्मा भी आपकी टीम को सौंपने के लिए तैयार हैं। प्रेस्कॉट की भौहें तन गईं। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान तैर गई। उसने मुरलीधर जी की तरफ देखा और दिल से सराहना करते हुए सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, इससे तो काम बेहद आसान हो जाएगा। उनसे कहिए कि मैं उनकी इस दरियादिली से बहुत प्रभावित हूं। मुरलीधर जी, वे कह रहे हैं कि वे आपके इस प्रस्ताव से बेहद खुश हैं, समीर ने अनुवाद किया। मुरलीधर जी गर्व से मुस्कुरा उठे। उन्हें लगा कि वे यह सौदा जीत रहे हैं। उन्हें लगा कि उनके काम का जादू खुद बोल रहा है। और इस तरह एक एक शब्द करके चीनी मिट्टी के बर्तनों और कांच के गिलासों के बीच धोखे का एक अदृश्य जाल बुना जाने लगा। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने समीर के सारे किए कराए पर पानी फेरने की नौबत ला दी। प्रेस्कॉट का सहायक, चश्मा पहने एक गोरा नौजवान जो पूरी शाम खामोश था, उसने अपने टैबलेट पर कुछ नोट किया और बेहद धीमी आवाज में बुदबुदाया, हमारी तरफ से 25% वैसे ही काफी ज्यादा है। समीर को लगा मानो उसका खून जम गया हो। उसने कनखियों से मुरलीधर जी की तरफ देखा, लेकिन वे अपने भोजन पर ध्यान दे रहे थे और हाथ में छुरी, कांटा पकड़े कबाब का एक टुकड़ा उस अजीब और संकोची शालीनता से काट रहे थे जो केवल उस इंसान में होती है जिसने टेबल मैनर्स अपनी ढलती उम्र में सीखे हों। उन्होंने कुछ नहीं सुना था। समीर ने अपना गला साफ किया और एक बनावटी मुस्कान के साथ सहायक के नजदीक गया। उसने दस्तावेज की तरफ इशारा करते हुए बहुत ही धीमी आवाज में उससे अंग्रेजी में कुछ कहा। उस नौजवान ने हामी में सिर हिलाया और वापस अपने टैबलेट में मसरूफ हो गया। संकट टल गया था, लेकिन समीर की कनपटी से पसीने की एक बूंद टपक पड़ी, जिसे उसने चुपके से नैपकिन से ऐसे पोंछ लिया मानो कोई काल्पनिक मच्छर उड़ा रहा हो। वहां मौजूद किसी भी शख्स का ध्यान इस पर नहीं गया, सिवाय एक इंसान के। अंजलि शर्मा 26 साल की थी और पिछले 3 सालों से द रॉयल विस्टा रेस्तरां में काम कर रही थी। उसका जन्म प्रयागराज में हुआ था। वह एक स्कूल शिक्षक और एक नर्स की बेटी थी।
उसने पूरी स्कॉलरशिप पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पढ़ाई की थी और अंग्रेजी, फ्रेंच और पुर्तगाली भाषाएं सीखी थीं। उसका यह पक्का विश्वास था कि भाषाएं वे पुल हैं जो आपको दुनिया के किसी भी कोने तक ले जा सकती हैं। उसकी सोच बिल्कुल सही थी, लेकिन जिंदगी ने उससे सबसे बुरे वक्त पर समझौता करा लिया। जब उसके पिता को एक गंभीर बीमारी का पता चला जिसका इलाज बेहद खर्चीला था, तो अंजलि को इलाज का खर्च उठाने के लिए एक कंसल्टेंसी फर्म की अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उसने वेटर का यह काम एक अस्थायी सहारे के तौर पर शुरू किया था, एक छोटा सा पड़ाव जो खिंचते खिंचते अब 3 साल, 6 महीने और 14 दिन लंबा हो चुका था। लेकिन हर रात रेस्तरां बंद होने के बाद भी वह पढ़ती थी, तैयारी करती थी, क्योंकि अंजलि शर्मा यह मानने को कतई तैयार नहीं थी कि टेबल पर खाना परोसना ही उसकी जिंदगी की कहानी का अंत था। उस रात उसे 7 नंबर टेबल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जहां मुरलीधर जी बैठे थे। जैसे ही उसने शुरुआत का नाश्ता परोसा और समीर को अनुवाद करते सुना, उसके भीतर खतरे की कोई घंटी सी बज उठी। शुरुआत में उसने खुद को समझाया कि शायद उसे सुनने में कोई भूल हुई है। रेस्तरां का शोरगुल, पियानो की सुरीली धुन और गिलासों की खनक, इन सब ने मिलकर आवाजों की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जो अच्छे अच्छे पारखी कानों को भी धोखा दे दे। लेकिन जब वह टेबल के पास बोतल झुकाकर लाल वाइन परोसने के लिए आगे बढ़ी और समीर के शब्द साफ साफ उसके कानों में पड़े, तो अंजलि को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। समीर अनुवाद नहीं कर रहा था, बल्कि वह बड़ी ही बेफिक्री से एक पूरा सफेद झूठ गढ़ रहा था, जैसे कोई सोने से पहले कोई दुआ पढ़ रहा हो। अंजलि के हाथों में बोतल कांप उठी। वाइन की एक बूंद सफेद मेजपोश पर गिर गई, जो किसी गहरे और अशुभ दाग की तरह फैलने लगी। मुझे बेहद अफसोस है, उसने नैपकिन से उसे साफ करते हुए धीरे से कहा और अपना सिर झुका लिया ताकि कोई भी उसके चेहरे पर फैली घबराहट और खौफ को न देख सके। वह कांपते पैरों से वापस रसोई में आई, स्टील की दीवार का सहारा लिया और अपनी आंखें मूंद लीं। उसकी साथी वेटर ने उससे पूछा कि क्या वह ठीक है। हाँ, मुझे बस एक पल चाहिए, उसने जवाब दिया, लेकिन वह बिल्कुल ठीक नहीं थी। उसने अभी अभी अपनी आंखों के सामने एक इंसान को लुटते हुए देखा था, बिना किसी बंदूक के, बिना किसी हिंसा या शोर शराबे के, सिर्फ जहरीले शब्दों और एक शातिर मुस्कान के सहारे। उसने रसोई की छोटी सी खिड़की से बाहर डाइनिंग हॉल की तरफ देखा। उसने मुरलीधर जी को बातें करते देखा, उनके हाथ हवा में लहरा रहे थे, आंखें उम्मीद से चमक रही थीं। उनके भीतर उस इंसान का साफ और सच्चा जुनून दिख रहा था, जिसे अपनी बरसों की मेहनत से खड़ी की गई चीज से बेपनाह मोहब्बत हो। और दूसरी तरफ उसने समीर को देखा, जो मुस्कुराकर सिर हिला रहा था और अपनी हर झूठी बात से उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत को तबाह किए जा रहा था। अंजलि के पास अब 2 रास्ते थे, या तो वह चुपचाप अपना काम खत्म करे, अपनी बख्शीश ले और बिना कुछ सोचे समझे अपने घर लौट जाए, या फिर कुछ ऐसा करे जिससे उसकी नौकरी चली जाए, उसकी कमाई का इकलौता जरिया, जिससे उसके पिता के इलाज का खर्च चलता था। उसने अपने पिता के बारे में सोचा और उन नैतिक मूल्यों के बारे में जो उन्होंने हमेशा उसे सिखाए थे। बेटा, जिस दिन तुम किसी नाइंसाफी को देखकर अपनी आंखें मूंद लोगी, उसी दिन तुम अपनी खुद की पहचान खो दोगी। और अंजलि शर्मा अपनी पहचान खोने के लिए कतई तैयार नहीं थी। जब वह वापस टेबल पर पहुंची, तो प्रेस्कॉट ने अपने सहायक को इशारा किया। उस नौजवान ने काले चमड़े के ब्रीफकेस को खोला और गहरे नीले रंग के कवर में बंधा हुआ एक भारी भरकम दस्तावेज निकाला, जिस पर सुनहरे अक्षरों में विंडफील्ड एंड एसोसिएट्स का लोगो चमक रहा था। उसने उस दस्तावेज को मेज पर इस गंभीर अंदाज में रखा जैसे कोई अदालत का फैसला सुना रहा हो। समीर ने वह कागजात हाथ में लिए और मुरलीधर जी को उसकी शर्तें समझाने लगा। समीर के अनुवाद के मुताबिक इस समझौते में उनकी मूल रेसिपीज की पूरी सुरक्षा, मुनाफे में सबसे बड़ी हिस्सेदारी और अवध के उन गरीब किसानों व कामगारों के लिए एक विशेष फंड का वादा किया गया था जो इन पारंपरिक सामग्रियों को उगाते थे। उसका एक एक शब्द सरासर झूठ था, हकीकत तो बेहद खौफनाक थी। वह एग्रीमेंट माटी की रसोई की सभी सीक्रेट रेसिपीज के सारे हक हमेशा हमेशा के लिए, बिना किसी बदलाव की गुंजाइश के विंडफील्ड एंड एसोसिएट्स के नाम कर रहा था। मुरलीधर जी अनजाने में अपनी ही बनाई कंपनी के मौत के फरमान पर दस्तखत करने जा रहे थे। पार्वती जी की वो आखिरी विरासत, जिसे एक बक्से में बंद करके किसी बाजारी सामान की तरह कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा था। मुरलीधर जी ने अपने कोट की जेब से पेन निकाला
वह कोई आम पेन नहीं था, यह वही पेन था जिसे उन्होंने अपने जीवन का पहला रेस्तरां खोलते वक्त खरीदा था, काले रंग का, सुनहरी पट्टी वाला, जिस पर बहुत ही बारीक अक्षरों में माटी की रसोई लिखा हुआ था। उन्होंने उसे बेहद अदब और सम्मान के साथ अपनी उंगलियों के बीच घुमाया, मानो वे अपनी ही जिंदगी के किसी अनमोल हिस्से को थामे हुए हों। मिस्टर प्रेस्कॉट से कहो, मुरलीधर जी ने कांपती हुई आवाज में कहा, कि मेरे लिए इस कागज पर दस्तखत करना अपने दिल का एक टुकड़ा किसी को सौंपने जैसा है। मेरी माँ हमेशा कहती थीं कि खाना ही वो जरिया है जिससे इस दुनिया से जा चुके लोग आज भी हमें गले लगाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वे इन स्वादों की हिफाजत ठीक आलाम बर वैसे ही करेंगे जैसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी की है। पास की मेज पर बैठे एक जोड़े ने जब उनकी बातें सुनी तो वे चुपके से उस गहरे नीले सूट वाले बुजुर्ग को देखने लगे जो भर आई आंखों से अपनी माँ की यादें बांट रहा था। समीर ने इसका कुछ और ही अनुवाद किया, एकदम रूखा, कारोबारी और बेजान सा, जिसमें उस भावना का एक कतरा भी नहीं था जिसे मुरलीधर जी ने अपने हर एक शब्द में उड़ेल दिया था। प्रेस्कॉट ने उसका अनुवाद सुना, इत्मीनान से सिर हिलाया और पन्ने के नीचे दस्तखत करने वाली खाली जगह की तरफ इशारा किया। पेन की नोक कागज की तरफ झुकने लगी। हॉल के दूसरे कोने से खड़े होकर अंजलि ने देखा कि धातु की वह नोक अक्षरम के पहले घुमाव को छूने ही वाली थी। मुरलीधर, एक ऐसे इंसान का नाम जो अनजाने में खुद को पूरी तरह तबाह करने वाले कागज पर दस्तखत करने जा रहा था। अंजलि का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी कनपटियों पर उसकी धमक महसूस हो रही थी। उसने अपने चारों तरफ देखा। रेस्टोरेंट का मैनेजर दरवाजे पर कुछ ग्राहकों से बात कर रहा था। उसकी साथी वेट्रेस दूसरी मेजों पर ऑर्डर ले रही थी। कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था, कोई उसे रोकने वाला नहीं था, लेकिन उसका साथ देने वाला भी वहां कोई नहीं था। उसने एक लंबी सांस ली। उसने चांदी की ट्रे को सबसे पास वाली मेज पर रख दिया, जिससे एक धात्विक खनक हुई और 2 ग्राहकों ने सिर उठाकर देखा। वह आगे बढ़ी। 1 कदम, 2, 5, 10। हर कदम पिछले से ज्यादा भारी लग रहा था, जैसे जमीन गीली रेत में बदलती जा रही हो। उसे अपना एप्रन छाती पर बहुत कसा हुआ महसूस हो रहा था। उसे डर ऐसा लग रहा था जैसे कोई जीवित जानवर उसके गले की तरफ रेंग रहा हो। वह मेज नंबर 7 के पास जाकर रुक गई। उसने सीधे सदानंद जी की आंखों में देखा और अपनी कांपती हथेलियों के भीतर मचे तहलके को छुपाते हुए एक बेहद शांत और दृढ़ आवाज में वो शब्द कहे जो इस रेस्टोरेंट के इतिहास में आज तक किसी वेटर या वेट्रेस ने नहीं कहे थे। सदानंद जी, कृपया उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर मत कीजिए। उस मेज पर ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे कोई भारी कंक्रीट की चट्टान गिर पड़ी हो। पियानो बजाने वाला अपनी धुन बजाता रहा, लेकिन उस सफेद मेजपोश के इर्द गिर्द बैठे 5 लोगों के लिए पूरी दुनिया जैसे ठहर सी गई थी। संजय का चेहरा पीला पड़ गया। मेज के नीचे उसका दाहिना हाथ मुट्ठी में भेंच गया। मिस्टर प्रेस्कॉट ने बिना शब्दों को समझे अपनी भौहें सिकोड़ी, लेकिन उन्होंने उस तनाव के भारीपन को ठीक वैसे ही महसूस किया जैसे तूफान आने से पहले हवा का दबाव बदल जाता है। उनके सहायक ने टैबलेट पर टाइप करना बंद कर दिया। पास की मेज से सब कुछ देख रहे राजेश जी इतनी तेजी से खड़े हुए कि कुर्सी संगमरमर के फर्श पर चरचरा उठी और कई लोगों के सिर उस तरफ घूम गए। सदानंद जी ने अपनी नजरें ऊपर उठाईं। उनका पेन कागज से कुछ मिलीमीटर ऊपर ही थम गया और उन्होंने उस युवा लड़की की आंखों में देखा। वे गहरी, चमकीली आंखें थीं, जिनमें गहरे डर और अटूट संकल्प का ऐसा अनोखा मिश्रण था जिसने सदानंद जी के सीने में सीधे दस्तक दी, जैसे दशकों पुराना कोई भूला हुआ संस्मरण अचानक लौट आया हो। क्योंकि ठीक ऐसी ही नजर, बिल्कुल यही दृढ़ता उनकी मां की आंखों में होती थी जब कर्ज वसूलने वाले उनके घर के दरवाजे पर आते थे और सावित्री देवी उनके सामने डटकर खड़ी हो जाती थीं। कद में छोटी लेकिन अजय और पत्थरों जैसी सख्त आवाज में कहती थीं, यहां से तुम फूटी कौड़ी भी नहीं ले जा सकते। आप कौन हैं? सदानंद जी ने फुसफुसाते हुए पूछा। मैं कौन हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बाबूजी, अंजलि ने जवाब दिया। फर्क इससे पड़ता है कि मैंने पूरी रात यहां क्या सुना है। संजय तुरंत हरकत में आया। सदानंद जी, इस लड़की का हमारी बैठक से कोई लेना देना नहीं है। यह सिर्फ एक वेट्रेस है जो यकीनन किसी गलतफहमी का शिकार हो गई है। अंजलि ने उसे अपनी बात पूरी नहीं करने दी। वह उसकी तरफ घूमी, एक ऐसी जमा देने वाली शांति के साथ उसे देखा और मिस्टर प्रेस्कॉट की तरफ मुखातिब होकर बिल्कुल साफ और बेहतरीन अंग्रेजी में कहा, मिस्टर प्रेस्कॉट,
मैं चाहती हूं कि आप यह जानें कि आपका यह दुभाषिया पूरी रात आप दोनों से झूठ बोलता रहा है। इसने मिस्टर सदानंद को जितने भी आंकड़े बताए वे सब गलत थे और उस अनुबंध में वो बातें नहीं लिखी हैं जो इसने इस भले आदमी को बताई हैं। प्रेस्कॉट का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उनके चेहरे की व्यावसायिक मुस्कान वहीं जम गई। उनकी नजरें अंजलि से होती हुई संजय पर जाकर टिकी और अनुवादक के चेहरे पर जो हवाइयां उड़ रही थीं, वे उस सच की गवाही दे रही थीं जिसे छुपाना अब नामुमकिन था, क्योंकि हमेशा मीठी मुस्कान और नपे तुले शब्दों के साथ बात करने वाला संजय मल्होत्रा अब पूरी तरह से अवाक खड़ा था। उसके होंठ खुले के खुले रह गए थे और उसकी आंखों में एक पिंजरे में फंसे बेबस जानवर जैसा खौफ था, जिसे पता चल चुका था कि शिकंजा कस चुका है। अंजलि दोबारा सदानंद जी की तरफ मुड़ी। उसकी आवाज में कंपन था, लेकिन उसके शब्द उस मेज पर छिपे हुए सच के भारी पत्थर की तरह गिरे जिसे अब और छुपाकर नहीं रखा जा सकता था। बाबूजी, आपका यह अनुवादक पूरी रात आपसे झूठ बोलता आ रहा है। इसके द्वारा बताया गया एक एक आंकड़ा झूठा है। इसके द्वारा समझाई गई हर एक शर्त मनगढ़ंत है और यह अनुबंध जिस पर आप हस्ताक्षर करने जा रहे हैं वह आपके कारोबार की रक्षा नहीं करता। सदानंद जी, यह आपकी कंपनी आपसे छीन रहा है, हमेशा हमेशा के लिए। सदानंद जी ने धीरे से पेन नीचे रख दिया। उन्होंने उसे मेज पर इतनी सावधानी से रखा जैसे कोई फटने से ठीक पहले किसी जिंदा ग्रेनेड को रख रहा हो, और उनकी आंखें, जिनमें कुछ पल पहले एक सपना पूरा होने की चमक थी, अब पूरी तरह बदल चुकी थीं और उनमें एक अलग ही आग सुलग रही थी। उस मेज पर छाया सन्नाटा ठीक 4 सेकंड तक रहा, लेकिन वे चारों सेकंड वहां मौजूद हर इंसान की जिंदगी के सबसे लंबे पल थे, क्योंकि उस सन्नाटे में जीवन भर के त्याग और मेहनत के तबाह होने की कगार पर पहुंचने की कहानी छिपी थी, और एक ऐसी साजिश थी जिसे बहुत ही शातिर तरीके से बुना गया था। और साथ ही उस लड़की की अकल्पनीय हिम्मत थी जिसने एक अजनबी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। और उन 4 सेकंड के बाद जो कुछ भी हुआ, उसने उस मेज पर बैठे हर व्यक्ति की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 4 सेकंड, बस इतनी ही देर वह सन्नाटा रहा, लेकिन उन 4 सेकंड के भीतर उस मेज पर बैठे हर इंसान ने अपने भीतर एक पूरा जीवन जी लिया था। सदानंद जी बिना पलक झपकाए अंजलि को देख रहे थे। उनका हाथ अभी भी पेन पर था, लेकिन अब उन्होंने उसे पकड़ नहीं रखा था। उन्होंने उसे ऐसे छोड़ दिया था जैसे कोई अचानक गर्म कोयले को छोड़ देता है। उनका सीना भारी हो गया था, जबड़े तन गए थे और कानों में एक अजीब सा सन्नाटा गूंज रहा था, मानो किसी ने उनके सिर के अंदर कोई बहुत बड़ा घंटा बजा दिया हो। संजय ने सबसे पहले उस सन्नाटे को तोड़ा। वह एक नकली और खोखली हौंसी के साथ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, जो संगमरमर पर गिरते खोटे सिक्के की तरह बेसुरी लग रही थी। यह बेहद बकवास बात है सदानंद जी। इस लड़की को पता ही नहीं है कि यह क्या बोल रही है। यह सिर्फ एक वेट्रेस है। पूरे सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं, भला प्लेटें परोसने वाली लड़की को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और कानूनी दस्तावेजों की क्या समझ होगी? शब्द उसके मुंह से तिरस्कार भरे लहजे में निकले जरूर थे, लेकिन आखिरी शब्द तक आते आते उसकी आवाज कांप गई और उस एक कंपन ने उसे किसी भी कबूलनामे से ज्यादा बेनकाब कर दिया। अंजलि 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। उसने सीधे उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और एक ऐसे संयम के साथ जवाब दिया जो पत्थर की लकीर जैसा अटल लग रहा था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिस्टर मल्होत्रा। मैं एक वेट्रेस हूँ, प्लेटें परोसती हूँ, गिलासों में पानी भरती हूँ, लेकिन मैं 3 भाषाएं भी बोल सकती हूँ। और आज रात आपने यहाँ जो कुछ भी कहा है, मैंने उसका एक एक शब्द सुना है। आपका हर झूठ, आपका बदला हुआ हर एक आंकड़ा और आपकी बनाई हर मनगढ़ंत शर्त। वह प्रेस्कॉट की तरफ घूमी और बेहद साफ अंग्रेजी उच्चारण में बात करने लगी, जिसे सुनकर अमेरिकी उद्योगपति की आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे वे उसे पहली बार देख रहे हों। मिस्टर प्रेस्कॉट, आपने 25% हिस्सेदारी की पेशकश की थी। इसने मिस्टर सदानंद से कहा कि आपने केवल 12% की पेशकश की है। मिस्टर सदानंद ने 18% की मांग की थी। इसने आपसे कह दिया कि मिस्टर सदानंद 12% पर मान गए हैं और वे खाने की गुणवत्ता पर नियंत्रण छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। आज रात इस आदमी ने जो कुछ भी अनुवाद किया उसमें से एक भी बात सच नहीं थी, कुछ भी नहीं। प्रेस्कॉट बिल्कुल सुन्न रह गए। उनकी नजरें संजय पर किसी दहकते हुए कील की तरह गड़ गईं। उन्हें किसी से भी इस बात की पुष्टि कराने की जरूरत नहीं पड़ी। अनुवादक के चेहरे के उड़ चुके रंग
और उसकी घबराहट ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत थे। राजेश जी का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और वे तेज कदमों से मेज के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी जगह पर खड़े होकर ही काफी कुछ सुन लिया था। उन्होंने अपने दोनों हाथों में उस अनुबंध को लिया, उसे मेज पर रखे, क्षमादान की रोशनी के पास ले गए और अंग्रेजी में लिखी उन शर्तों को इतनी बारीकी से पढ़ने लगे जैसे कोई बम निरोधक दस्ता एक एक तार को देखकर बम को निष्क्रिय कर रहा हो। जैसे जैसे वे आगे पढ़ रहे थे, उनके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। पहले उनके चेहरे पर उलझन आई, फिर अविश्वास और आखिरकार एक ऐसा गहरा और मौन गुस्सा छा गया जिसने उनकी गर्दन को लाल कर दिया और उनके जबड़े की मांसपेशियों को पूरी तरह तान दिया। दस्तावेज से बिना नजर हटाए राजेश ने बेहद दबी हुई लेकिन कांपती आवाज में कहा, सदानंद, इस अनुबंध के मुताबिक तुम्हारी सभी रेसिपीज का मालिकाना हक पूरी तरह से उनके पास चला जाएगा, हमेशा के लिए। तुम्हारी माँ के हाथों की वो पारंपरिक अवधी निहारी, लखनवी बिरयानी और उनके वो खास गुप्त मसाले, सब कुछ हमेशा के लिए वेस्टफील्ड एंड एसोसिएट्स की संपत्ति बन जाएगा और तुम्हारे पास इन्हें वापस पाने का कभी कोई अधिकार नहीं होगा। सदानंद जी को लगा जैसे उनके शरीर से पूरी हवा ही खिंच गई हो, मानो किसी ने उनके सीने के बीचों बीच एक गहरा घाव कर दिया हो। उन्होंने कांपते हाथों से अपने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और अपनी माँ की उस पुरानी तस्वीर को छुआ। उन्होंने अपनी उंगलियों से उस तस्वीर को इस तरह भींचा मानो वे सचमुच अपनी माँ के हाथ को थामे हुए हों। मेरी माँ की रेसिपीज, उन्होंने कांपती और टूटी हुई आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। वे मुझसे मेरी माँ की विरासत छीनने जा रहे थे। वे चिल्लाए नहीं, उन्होंने मेज पर हाथ नहीं पटका, किसी को गाली नहीं दी। उन्होंने बस उन शब्दों को इतनी धीमी आवाज में दोहराया जो किसी भी चीख से ज्यादा दर्दनाक था, क्योंकि उनके मेरी माँ कहने के अंदाज में कुछ ऐसा था कि हॉल के दूसरे कोने पर बैठा पियानो वादक भी अचानक रुक गया, मानो उस बूढ़े आदमी का दर्द हवा के जरिए तैरता हुआ सीधे उसके हाथों तक पहुंच गया हो। प्रेस्कॉट अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। उनका पूरा हाव भाव बदल चुका था। अब वे वह ठंडे दिमाग से सौदेबाजी करने वाले कारोबारी नहीं लग रहे थे जो 1 घंटे पहले इस रेस्टोरेंट में दाखिल हुए थे। अब वे एक ऐसे इंसान थे जिन्हें यह एहसास हो चुका था कि किसी ने उनके नाम और उनकी साख का इस्तेमाल एक ऐसी घिनौनी साजिश के लिए किया था जिसकी इजाजत वे कभी नहीं देते। उन्होंने संजय की तरफ देखा और बेहद धीमी, भारी और काबू में किए गए गुस्से से भरी अंग्रेजी में बात की जो किसी भी चीख पुकार से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। मैं यहाँ एक ऐसे व्यक्ति के साथ सम्मानजनक और न्यायपूर्ण समझौता करने आया था जिसका मैं आदर करता हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि उनके हाथों के स्वाद ने मेरे दिल को छू लिया था और तुमने मेरे नाम तथा मेरी कंपनी का इस्तेमाल करके उनसे उनका सब कुछ लूटने की कोशिश की। तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ। संजय एक कदम पीछे हटा। उसने अपना बचाव करने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। उसने अपनी घबराई हुई नजरों से यहाँ वहां देखा कि कोई रास्ता मिल जाए, कोई मददगार दिख जाए या कोई उसका साथ देने खड़ा हो जाए, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे सिर्फ नफरत और हिकारत से भरे चेहरे दिखाई दिए जो किसी बेबस की पीठ में छुरा घोंपने वाले धोखेबाज को मिलते हैं। तुम्हें किसने काम पर रखा था? राजेश ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हुए तीखे लहजे में पूछा। क्योंकि तुम अकेले इस साजिश को अंजाम नहीं दे सकते थे। किसी ने तुम्हें यहाँ भेजा है, किसी ने तुम्हारा यह जाली बायोडाटा तैयार करवाया है। कौन है वह? संजय ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कुर्सी के पीछे टंगे अपने कोट को उठाया और दरवाजे की तरफ तेजी से लड़खड़ाते कदमों से भागने लगा। उसका सिर झुका हुआ था और कंधे सिकुड़े हुए थे, जैसे कोई खुद को सिकोड़कर दुनिया की नजरों से छुपाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन इससे पहले कि वह मुख्य दरवाजे तक पहुंच पाता, सदानंद जी की आवाज गूंजी और उनके शब्दों ने संजय को वहीं ठिठकने पर मजबूर कर दिया, मानो उसके सामने कंक्रीट की कोई बड़ी दीवार खड़ी हो गई हो। संजय। वह अनुवादक रुक गया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरी माँ दूसरों के घरों के कपड़े धोकर मुझे खाना खिलाती थीं, सदानंद जी ने अपनी कांपती मगर बेहद दृढ़ आवाज में कहा। उन्होंने कभी किसी की फूटी कौड़ी भी नहीं चुराई, कभी किसी का एक कपड़ा तक नहीं रखा। और आज तुमने मुझसे मेरी माँ की आखिरी निशानी छीनने की कोशिश की। उनकी रेसिपीज, उनकी यादें, उनका वह दुलार जो खाने के स्वाद में मिलता था। वे थोड़े समय के लिए रुके, एक लंबी सांस ली और फिर कुछ ऐसा कहा जिसे वहां मौजूद कोई भी इंसान कभी नहीं भूल पाया। मैं तुम्हारे लिए कोई बद्दुआ नहीं करता,
लेकिन उम्मीद करता हूं कि किसी दिन तुम्हें यह समझ आएगा कि तुमने आज रात जो चुराने की कोशिश की थी उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि जो चीजें दिल से और प्यार से पकाई जाती हैं उन्हें कभी खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, उन्हें सिर्फ विरासत में हासिल किया जा सकता है। संजय बिना एक शब्द कहे रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। कांच का वह भारी दरवाजा उसके पीछे बहुत ही मध्यम आवाज के साथ बंद हुआ, लेकिन उस सन्नाटे के बीच वह आवाज किसी बिजली की कड़क जैसी महसूस हो रही थी। आनंद जी मेज के पास खड़े रहे। वे कांप रहे थे, गुस्से से नहीं बल्कि किसी और गहरी भावना से, राहत और दर्द के उस मिले जुले एहसास से जिसे सिर्फ वही समझ सकता है जो दुनिया में अपनी सबसे प्यारी चीज को खोने के बिल्कुल करीब पहुंच गया हो। उन्होंने अपनी नजरें उठाईं और वैशाली को ढूंढने लगे। उन्होंने उसे मेज से 3 कदम दूर खड़ा पाया। उसके हाथ आपस में जुड़े हुए थे, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं जिन्हें वह बहने से रोक रही थी, और उसका एप्रन उसकी मुट्ठियों के बीच सिकुड़ा हुआ था। तुम्हारा नाम क्या है? आनंद जी ने उससे पूछा। वैशाली सर। वैशाली शर्मा। आनंद जी उसकी तरफ बढ़े और विक्रम सिंघानिया के सामने, रोहित के सामने और पूरे रेस्टोरेंट के सामने, जिसने अब यह दिखावा करना भी छोड़ दिया था कि वे नहीं देख रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने उसके हाथ थाम लिए, वही हाथ जो प्लेटें परोसते थे और ट्रे उठाते थे। उन्होंने उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया, वो हाथ जो 40 साल की कड़ी मेहनत से सख्त हो चुके थे, और भारी आवाज में उससे कहा, वैशाली, आज रात तुमने मुझे वो सब कुछ वापस लौटा दिया जो मैं लगभग खोने ही वाला था। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम्हारा यह कर्ज कैसे चुकाऊं। वैशाली ने ना में सिर हिलाया और आखिरकार उसकी आंख से एक आंसू छलक पड़ा। आपको मुझ पर कोई कर्ज नहीं है आनंद जी। मेरे पिता हमेशा कहते थे कि सच्चाई की कोई कीमत नहीं वसूली जाती, वह तो एक उपहार होती है। और उसी पल पास की मेज से किसी ने तालियां बजानी शुरू कर दी, फिर एक और फिर एक और, जब तक कि पूरा रेस्टोरेंट बिना यह जाने कि वास्तव में हुआ क्या था, लेकिन उस पल की गंभीरता को महसूस करते हुए तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, जिससे मेजों पर रखे कांच के गिलास तक कांप उठे। लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जब सिद्धार्थ मल्होत्रा सड़क के अंधेरे में गायब हो रहा था, तभी उसका फोन बज उठा। और लाइन के दूसरी तरफ मौजूद शख्स ऐसा नहीं था जो नाकामियों को बर्दाश्त करे, और जो आने वाला था वह किसी फर्जी अनुवाद से कहीं ज्यादा भयानक था। सिद्धार्थ मल्होत्रा का फोन 3 बार थरथराया, इससे पहले कि वह उसे उठाने की हिम्मत जुटा पाता। वह रॉयल पवेलियन के बाहर फुटपाथ पर खड़ा था। उसका कोट उसकी बांह के नीचे मुड़ा हुआ था, टाई की गांठ ढीली हो चुकी थी और पीठ पर बह रहा ठंडा पसीना उसकी कमीज को चिपका रहा था। अंधेरे में फोन की स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, जो कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक अक्षर था, जी। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें बंद की, थूक निगला और फोन उठाया। काम नहीं बना। इससे पहले कि दूसरी तरफ से कोई कुछ बोल पाता, उसने कह दिया। उसकी आवाज किसी ऐसे बच्चे की तरह कांप रही थी जिसे पता हो कि उसे अभी सजा मिलने वाली है। लाइन के दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया, एक ऐसा सन्नाटा जो मुश्किल से 3 सेकंड तक रहा, लेकिन सिद्धार्थ को वह एक युग जैसा लगा। और फिर एक भारी, शांत और बिना किसी भावना वाली आवाज ने जवाब दिया, मुझे पता है, मुझे अभी रेस्टोरेंट से फोन आया था। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है सिद्धार्थ। तुमने सिर्फ वह कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं खोया है, बल्कि तुमने उस चीज पर रोशनी डाल दी है जिसे हमेशा अंधेरे में रहना चाहिए था। सिद्धार्थ को लगा कि उसके पैरों ने जवाब दे दिया है। वह बिजली के एक खंभे के सहारे टिक गया और आसमान की तरफ देखने लगा, जैसे सांस लेने के लिए हवा ढूंढ रहा हो। वह एक वेट्रेस थी। वह बड़बड़ाया, एक वेट्रेस जो अंग्रेजी बोलती है। ऐसा कौन सोच सकता था? तुम्हें सब कुछ सोचना चाहिए था। इसी काम के लिए मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। इसीलिए मैंने तुम्हारा फर्जी रिज्यूमे, तुम्हारी सिफारिशें और तुम्हारी पूरी कहानी तैयार की थी। और अब तुम मुझसे कह रहे हो कि एप्रन पहने एक औरत ने 30 सेकंड में तुम्हें बेनकाब कर दिया। बिना किसी विदाई या सीधी धमकी के फोन कट गया। बस कॉल कटने की वह खामोशी बची रह गई, जो उस माहौल में किसी भी धमकी भरे शब्द से ज्यादा खतरनाक लग रही थी। सिद्धार्थ कई मिनटों तक फुटपाथ पर बिना हिले डुले खड़ा रहा। एक ऑटो रिक्शा उसके सामने से गुजरा और ड्राइवर ने उससे चलने के लिए पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक फेरी वाले ने उसे सिगरेट की पेशकश की, उसने उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। वह डर से परे एक ऐसी भावना से सुन्न हो चुका था जहां उसे पूरा यकीन था
कि वह एक ऐसे दलदल में फंस चुका है जिससे बाहर निकलने का अब कोई रास्ता नहीं है। रेस्टोरेंट के अंदर जब तालियां धीमी हुईं और लोग धीरे धीरे अपनी बातचीत में वापस लौट आए, तब एक खामोश तूफान आकार ले रहा था। द रॉयल पवेलियन का मैनेजर, काले सूट और चांदी जैसी चमकीली टाई पहने एक दुबला पतला आदमी जिसका नाम इंद्रजीत चौहान था, तेज और सधे हुए कदमों से हॉल के बीच से गुजरा। उसके जबड़े भींचे हुए थे और उसकी आंखें एक ही लक्ष्य पर टिकी थीं, वैशाली शर्मा। उसने उसका नाम इस तरह पुकारा जैसे कोई सजा सुना रहा हो। अभी मेरे केबिन में आओ। वैशाली ने बिना कुछ कहे अपना सिर हिलाया। वह जानती थी कि अब क्या होने वाला है। वह उसी पल से यह बात जानती थी जब उसने अपनी ट्रे रखी थी और उस मेज की तरफ कदम बढ़ाए थे। द रॉयल पवेलियन में कोई भी वेट्रेस कभी किसी ग्राहक की बातचीत में दखल नहीं देती थी और विदेशी मेहमानों के साथ चल रही बिजनेस मीटिंग में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इससे पहले कि वैशाली एक भी कदम आगे बढ़ा पाती, आनंद जी उसके सामने आकर खड़े हो गए। उनका यह अंदाज गुस्से या रौब का नहीं था, बल्कि वे उस शांत विश्वास के साथ खड़े हुए थे जो केवल उस इंसान में होता है जिसने अपनी जिंदगी में किसी रेस्टोरेंट के मैनेजर से कहीं ज्यादा बड़ी मुसीबतों का सामना किया हो। माफ कीजिएगा चौहान साहब, आनंद जी ने इंद्रजीत की आंखों में सीधे देखते हुए कहा। क्या मैं जान सकता हूं कि इस लड़की के साथ क्या होने वाला है? पूरे सम्मान के साथ, आनंद जी, यह रेस्टोरेंट का अंदरूनी मामला है। मिस शर्मा ने सर्विस के नियमों का उल्लंघन किया है और मिस शर्मा ने। आनंद जी ने बीच में ही बात काट दी। उनकी आवाज में ऐसा अधिकार था जिस पर कोई बहस नहीं की जा सकती थी। अभी मुझे एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने से बचाया है जो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेता। सब कुछ, मेरी कंपनी, मेरी रेसिपी, मेरी विरासत। अगर आप इसे सच बोलने की सजा देंगे तो इस रेस्टोरेंट और मेरे बीच काफी गंभीर समस्या खड़ी हो जाएगी। विक्रम सिंघानिया, जो अभी भी मेज के पास खड़े थे, उन्होंने अंग्रेजी में हस्तक्षेप किया। रोहित ने तुरंत उसका अनुवाद किया। मैनेजर से कहिए कि अगर उन्होंने इस लड़की को नौकरी से निकाला तो मैं व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करूंगा कि मेरे संपर्क के हर बड़े क्लाइंट को पता चले कि इस रेस्टोरेंट में ईमानदारी के लिए सजा दी जाती है, और मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं। इंद्रजीत चौहान ने विक्रम को देखा, आनंद जी को देखा, रोहित को देखा और आखिरकार वैशाली की तरफ देखा, जो अपना सिर ऊंचा किए और दोनों हाथों को बगल में सीधे रखे शांत खड़ी थी। मैनेजर ने एक गहरी सांस ली, अपनी टाई ठीक की और एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा, यह सिर्फ एक गलतफहमी थी। वैशाली, तुम काम पर वापस लौटो। कुछ नहीं हुआ है। लेकिन आनंद जी की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। वे वैशाली के करीब आए और बहुत ही धीमी आवाज में बोले, ताकि केवल वही सुन सके, तुम इस जगह के लिए नहीं बनी हो वैशाली। और मैं यह बात तुम्हारा अपमान करने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं उन लोगों को पहचानता हूं जो गलत जगह पर फंस जाते हैं। मैं भी बहुत समय तक उनमें से एक था। कल मुझसे आकर मिलना, हमें बात करनी है। वैशाली ने शब्दों में कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर हिला दिया। लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा दिखाई दिया जो बहुत समय से गायब था। उम्मीद। 1 घंटे बाद रेस्टोरेंट ग्राहकों के लिए बंद हो चुका था, लेकिन 7 नंबर की मेज पर अभी भी हलचल थी। आनंद जी, रोहित और विक्रम सिंघानिया बुझते हुए झूमर की मध्यम रोशनी के नीचे बैठे हुए थे। मेज पर वह फर्जी कॉन्ट्रैक्ट किसी खुले घाव की तरह खुला पड़ा था। शुरुआत विक्रम ने की। रोहित ने हर एक शब्द का पूरी बारीकी से अनुवाद किया। वह समझ रहा था कि अब सच्चाई में रत्ती भर भी चूक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आनंद जी, मैं चाहता हूं कि आप एक बात समझें, विक्रम ने कहना शुरू किया। उनका लहजा अब उस सख्त बिजनेसमैन जैसा नहीं था जो कुछ घंटे पहले यहां आया था, बल्कि वह एक ऐसे असहज और शर्मिंदा व्यक्ति की तरह बोल रहे थे जो उस भरोसे को दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रहा हो जो टूट चुका था। यह कॉन्ट्रैक्ट जो मेज पर रखा है, वह दस्तावेज नहीं है जिसे मेरी कानूनी टीम ने तैयार किया था। बिल्कुल नहीं। आनंद जी ने अपनी भौहें सिकोड़ी। आपका क्या मतलब है? विक्रम ने अपना फोन निकाला, एक फाइल ढूंढी और उसे रोहित को दिखाया। वह वुडफील्ड एंड एसोसिएट्स के लेटर हेड वाला एक डिजिटल दस्तावेज था, लेकिन उसकी शर्तें पूरी तरह से अलग थीं। रोहित ने चुपचाप उसे पढ़ा और मेज पर रखे छपे हुए कॉन्ट्रैक्ट से एक एक पैराग्राफ का मिलान किया। आनंद जी, रोहित ने अपनी आंखें फाड़कर ऊपर देखते हुए कहा, विक्रम का असली कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही है। 25% का मुनाफा, आपकी रेसिपी की पूरी सुरक्षा
आपके हक में कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की शर्त और मेवाड़ के समुदाय के विकास के लिए एक विशेष फंड। सिद्धार्थ ने आपसे जो कुछ भी कहा था कि इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, वो सारी बातें असल में इस असली दस्तावेज में मौजूद हैं। किसी ने छपे हुए कॉन्ट्रैक्ट को बदल दिया। डिनर से पहले किसी ने असली कागजात की जगह यह फर्जी दस्तावेज रख दिया। मेज पर सन्नाटा और गहरा हो गया। आनंद जी ने इस जानकारी को धीरे धीरे समझा, जैसे कोई इंसान उन टुकड़ों से पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहा हो जिन्हें वह छूना भी नहीं चाहता। तो इसका मतलब विक्रम को कुछ नहीं पता था। वे बुदबुदाए, जी नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता था। रोहित ने इसकी पुष्टि की। विक्रम बिल्कुल साफ सुथरा सौदा करना चाहते थे। हमारी कड़ी में से ही किसी ने, जिसके पास ब्रीफकेस की पहुंच थी, इन कागजातों को बदल दिया और सिद्धार्थ वहां सिर्फ इसलिए मौजूद था ताकि वह यह पक्का कर सके कि आप बिना किसी शक के इस फर्जी दस्तावेज पर दस्तखत कर दें। विक्रम ने रोहित के जरिए बात आगे बढ़ाई। मेरे असिस्टेंट ने सारे दस्तावेज तैयार किए थे और होटल से निकलने से पहले उन्हें ब्रीफकेस में रखा था। उस वक्त और इस डिनर के बीच में किसी को इस ब्रीफकेस तक पहुंचने का मौका मिला और मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं, आनंद जी, कि मैं उस इंसान को ढूंढ कर रहूंगा। उन्होंने आपकी कंपनी को तबाह करने के लिए मेरे नाम और मेरी कंपनी का इस्तेमाल किया है और मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। आनंद जी ने कई सेकंड तक उनकी तरफ गौर से देखा। वे उस आदमी की आंखों में वही चीज ढूंढ रहे थे जिसे वे हर इंसान में तलाशते थे, सच्चाई, और उन्हें जो दिखा वह उनके लिए काफी था। मुझे आप पर भरोसा है, आनंद जी ने कहा, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि मुंह से झूठ बोलने वाले और आंखों से सच बोलने वाले इंसान में कैसे फर्क किया जाता है, और आप सच बोल रहे हैं। विक्रम ने मेज के पार अपना हाथ आगे बढ़ाया। आनंद जी ने उसे थाम लिया और बिना किसी अनुवादक, बिना किसी बिचौलिए और बिना किसी शब्द के उस एक हाथ मिलाने के एहसास ने दुनिया के किसी भी कानूनी दस्तावेज से कहीं ज्यादा बड़ी बात कह दी थी। रोहित उस रात सो नहीं पाया। वह सीधे रेस्टोरेंट से अपने दफ्तर पहुंचा। उसने अपनी टाई ढीली की, टेबल लैंप जलाया और एक के बाद एक फोन कॉल करने लगा। उसके भीतर उस इंसान का सासब्र और जिद थी जो जानता है कि उसका एक एक मिनट कीमती है। उसने सिद्धार्थ मल्होत्रा की दी गई एक एक सिफारिश और जानकारी की जांच करना शुरू कर दिया। उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में फोन किया। अनुवाद और व्याख्या के कोर्स में उस नाम का कोई भी व्यक्ति दर्ज नहीं था, न तो पूर्व छात्र के रूप में, न ही वर्तमान छात्र के रूप में, और न ही किसी खारिज किए गए उम्मीदवार के रूप में। उसने उस दूतावास में फोन किया जहां उसने कथित रूप से 2 साल तक काम किया था। वहां की मानव संसाधन निदेशक ने उसे स्पष्ट रूप से बताया कि उनके यहां सिद्धार्थ मल्होत्रा नाम का कभी कोई कर्मचारी रहा ही नहीं था। जिन लॉ फर्मों के नाम उसके बायोडाटा में संदर्भ के तौर पर लिखे थे, उन सब ने बिल्कुल एक जैसी बात कही। उन्होंने उस नाम के किसी भी व्यक्ति को न तो कभी नौकरी पर रखा था, न कभी कोई सलाह ली थी और न ही कभी उसका इंटरव्यू लिया था। सब कुछ नकली था। हर एक लाइन, हर एक संदर्भ, हर एक सर्टिफिकेट एक ऐसी पेशेवर पहचान जिसे किसी ऐसे व्यक्ति ने बेहद बारीकी और चालाकी से तैयार किया था जो एक अनुभवी वकील को भी धोखा देना अच्छी तरह जानता था। और यही बात रमन को सबसे ज्यादा चुभ रही थी, क्योंकि धोखा उसी ने खाया था। संजय को वही लेकर आया था। उसी ने भेड़िए के लिए बाड़े का दरवाजा खोला था। उसने खुद के लिए एक कप चाय निकाली जो अब पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी, और फिर से अपनी खोज में जुट गया। उसने सरकारी रिकॉर्ड, वकीलों के डेटाबेस, सोशल मीडिया साइट्स, सब कुछ खंगाला और तभी उसे कुछ ऐसा मिला जिसने पूरे मामले की दिशा ही बदल कर रख दी। जब उसने उस कुरियर कंपनी के रिकॉर्ड की जांच की जिसने इंपीरियल होटल में ठहरे मिस्टर प्रेस्कॉट के पास कॉन्ट्रैक्ट के दस्तावेज पहुंचाए थे, तो उसे पता चला कि असली पैकेट दोपहर के ठीक 2 बजे प्रेस्कॉट के सहायक ने ले लिया था। लेकिन उसी रिकॉर्ड पर 1 घंटे बाद, यानी दोपहर के ठीक 3 बजे, एक और हस्ताक्षर था जो किसी दूसरे नाम से प्रमाणित किया गया था, गोपाल पांडे। यह देखकर रमन की रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। वह इस नाम को बहुत अच्छी तरह जानता था। गोपाल पांडे सालों पहले देवराज जी का बिजनेस पार्टनर हुआ करता था, तब जब रसोई की विरासत की शुरुआत हुई थी और यह कंपनी सिर्फ एक छोटा सा ढाबा और आंखों में सजा एक सपना भर थी। पांडे ने सिर्फ थोड़ा सा पैसा लगाया था, लेकिन बाकी सब कुछ देवराज जी का था। दिन रात की हाड़ तोड़ मेहनत, व्यंजनों की जादुई रेसिपी, बिना सोए काटी गई रातें
और उनकी पूरी आत्मा। जब बिजनेस बढ़ने लगा तो पांडे लागत कम करने के लिए असली व्यंजनों में बदलाव करना चाहता था। वह प्राकृतिक और शुद्ध मसालों की जगह फैक्ट्री में बनने वाले सस्ते केमिकल वाले मसाले इस्तेमाल करना चाहता था, ताकि कमला देवी के हाथों के स्वाद को एक पैकेट बंद फैक्ट्री प्रोडक्ट में बदला जा सके। देवराज जी ने साफ मना कर दिया। उनके इस इनकार की वजह से दोनों के रास्ते अलग हो गए। हालांकि यह बंटवारा कानूनी तौर पर बिल्कुल साफ सुथरा था, लेकिन गोपाल पांडे के मन में एक ऐसी कड़वाहट और जलन बैठ गई जो सालों तक एक खामोश जहर की तरह सुलगती रही। पांडे को हिस्से के रूप में उसका पूरा पैसा मिल गया था, लेकिन वह जो असल में पाना चाहता था उसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता था। रसोई की विरासत का वह जादुई स्वाद, उसका रहस्य और उसकी आत्मा। और अब रमन के सामने कुरियर की रसीद पर उसी गोपाल पांडे का नाम था, उसी होटल में, उसी दिन, ठीक उसी सूटकेस के पास जिसमें वह कॉन्ट्रैक्ट रखा था, जिसे किसी ने चालाकी से बदल दिया था। रमन ने तुरंत फोन उठाया और देवराज जी को मिला दिया। सुबह के 4 बज रहे थे। देवराज जी ने पहली ही घंटी पर फोन उठा लिया। वे भी रात भर सो नहीं पाए थे। देवराज जी, मुझे पता चल गया है कि इस सब के पीछे कौन है, बताओ। रमन, गोपाल पांडे। इसके बाद फोन पर जो सन्नाटा छा गया वह उस रात के बाकी सन्नाटों से बिल्कुल अलग था। वह हैरानी का सन्नाटा नहीं था, बल्कि गहरी तकलीफ और दर्द की खामोशी थी। यह वही दर्द था जो तब महसूस होता है जब आपको पता चेहरे कि जिसे आपने अपनी जान से ज्यादा माना, जिसके साथ बैठकर एक ही थाली में रोटी खाई और मिलकर सपने बुने, वही आपकी पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की साजिश रच रहा था। गोपाल। देवराज जी ने बहुत धीमी आवाज में इस नाम को दोहराया, और उस एक नाम में टूटी हुई दोस्ती, गले मिलने वाले उन हाथों की कहानी छिपी थी जो अब पीठ में खंजर घोंप चुके थे, और साथ बैठकर खाए गए उस भोजन का एहसास था जो अब विश्वासघात के कड़वे स्वाद में बदल चुका था। देवराज जी को याद आया जब उन्होंने आखिरी बार गोपाल को देखा था। यह वही दिन था जब दोनों ने साझेदारी खत्म करने के कागजात पर दस्तखत किए थे। गोपाल ने उनसे हाथ मिलाया था, उन्हें शुभकामनाएं दी थीं, और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान के साथ कहा था जिसे देवराज जी ने उसकी समझदारी और बड़प्पन मान लिया था। कोई शिकवा शिकायत नहीं। देवराज, बिजनेस तो बिजनेस होता है, और देवराज जी हमेशा की तरह सीधे और भोले बनकर उसकी बातों पर यकीन कर बैठे, क्योंकि वे सचमुच यकीन करना चाहते थे। यह मानना बहुत आसान था कि कोई दोस्ती बिना किसी कड़वाहट के खत्म हो सकती है, बजाय इसके कि यह स्वीकार किया जाए कि कुछ जख्म अंदर ही अंदर सड़ने लगते हैं और समय के साथ एक भयानक बीमारी का रूप ले लेते हैं। अब हम क्या करें? काफी देर की खामोशी के बाद देवराज जी ने पूछा। कल सुबह होते ही मैं ये सारे सबूत पुलिस और कानून के सामने रख दूंगा, रमन ने जवाब दिया। लेकिन देवराज जी, मैं चाहता हूं कि आप खुद को संभाल कर रखें, क्योंकि अगर गोपाल यह सब साजिश रचने की हद तक जा सकता है तो जब उसे पता चलेगा कि उसका पर्दाफाश हो गया है, वह चुप नहीं बैठेगा। यह तो बस शुरुआत है। देवराज जी ने फोन रख दिया। वे बिस्तर के कोने पर बैठ गए और सिरहाने की मेज पर रखी अपनी मां की तस्वीर को एकटक देखने लगे। कमला देवी का चेहरा तस्वीर से उन्हें उसी चिर परिचित भाव से देख रहा था जो उन्हें अच्छी तरह याद था। आधा दुलार, आधा कड़कपन। हाय अम्मा, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। आपने मुझसे हमेशा कहा था कि बहुत ज्यादा मुस्कुराने वालों से बचकर रहना। काश मैंने आपकी बात सुन ली होती। इसी बीच शहर के दूसरे कोने पर बिना लिफ्ट वाली एक इमारत की तीसरी मंजिल के एक छोटे से फ्लैट में वंदना राय घर पहुंची। उसके पैर कांप रहे थे और दिल की धड़कनें अब भी बहुत तेज थीं। उसके पिता माधव राय अभी भी जाग रहे थे। वे हमेशा उसका इंतजार करते थे, चाहे वह कितना भी मना क्यों न करे। वे अपनी उसी पुरानी आराम कुर्सी पर बैठे थे। पैरों पर एक शॉल लिपटी थी और हाथ में एक खुली हुई किताब थी जिसे वे अब पढ़ नहीं रहे थे। कैसा रहा दिन, मेरी बच्ची? उन्होंने उस धीमी और कमजोर आवाज में पूछा जो बीमारी के इलाज की वजह से बहुत भारी हो गई थी, लेकिन उसमें छुपा दुलार आज भी वैसा ही था। वंदना उनके बगल में बैठ गई। उसने उन्हें देखा। उनकी आंखों के नीचे के गहरे काले घेरे, पिछले हफ्ते की तुलना में और भी पीला पड़ चुका चेहरा, और वे कमजोर पतले हाथ जो कभी बहुत मजबूत हुआ करते थे, पर आज एक किताब को भी इस तरह थामे हुए थे जैसे कोई बेहद पुरानी नाजुक याद को संभाल रहा हो। और बहुत समय बाद वह अपने भीतर के गुबार को रोक नहीं पाई। उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। वह रात्रिभोज, वह दुभाषिया,
वे सारे झूठ और हॉल के बीचों बीच खड़े होकर लिया गया उसका। वह फैसला जब उसे लग रहा था कि डर के मारे उसका सीना फट जाएगा। वह खौफ और वह आवाज जो अंदर से बुरी तरह थरथराने के बावजूद बाहर बिल्कुल ठोस और बुलंद निकली। देवराज जी के शब्द, वह गहरी खामोशी और फिर पूरे रेस्तरां में गूंज उठने वाली तालियों की गड़गड़ाहट, मानो दुनिया ने कुछ पलों के लिए यह मान लिया हो कि सच की आज भी कोई कीमत होती है। माधव जी ने बिना टोके उसकी पूरी बात सुनी। जब उसने बोलना बंद किया तो उन्होंने अपना चश्मा उतारा, उसे शॉल के कोने से साफ किया और एक ऐसी बात कही जिसे वंदना हमेशा के लिए अपने सीने से लगाकर रखने वाली थी। जानती हो बेटी, दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? सच बोलना मुश्किल नहीं है। सबसे मुश्किल तो तब सच बोलने का फैसला करना होता है जब तुम्हें पता हो कि इसके लिए तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुमने आज रात वही सबसे मुश्किल काम कर दिखाया है। मुझे आज तुम पर उस दिन से भी ज्यादा गर्व हो रहा है जब तुम्हें कॉलेज की स्कॉलरशिप मिली थी, क्योंकि डिग्रियां सिर्फ यह बताती हैं कि तुम क्या जानती हो, लेकिन जो तुमने आज किया है वह यह दिखाता है कि तुम असल में क्या हो। वंदना ने अपने पिता के कंधे पर सिर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगी। वह दुख के आंसू नहीं थे, वह राहत, थकान और उस अजीब से एहसास के आंसू थे जो तब उमड़ते हैं जब आप किसी बेहद डरावने काम को अंजाम देते हैं और पाते हैं कि आप सुरक्षित बच गए, आपकी मेहनत सफल हुई। हाथ अब भी कांप रहे हैं, लेकिन रूह से एक भारी बोझ उतर गया है। माधव जी ने उसके बालों को वैसे ही सहलाया जैसे वे तब सहलाते थे जब वह छोटी बच्ची थी और स्कूल से रोते हुए घर आती थी, क्योंकि किसी सहपाठी ने उसके फटे और रफू किए हुए बस्ते का मजाक उड़ाया था। वे हमेशा उससे एक ही बात कहते थे, रफू की हुई चीजें सबसे ज्यादा मजबूत होती हैं मेरी बच्ची, क्योंकि उन्हें पता होता है कि टूटने का दर्द क्या होता है। पापा, देवराज जी ने मुझसे कहा है कि मैं कल सुबह उनसे मिलूं, वे मुझसे बात करना चाहते हैं। माधव जी मुस्कुराए, तो फिर जरूर जाओ बेटी, क्योंकि जो दरवाजे सच की वजह से खुलते हैं वे कभी बंद नहीं होते। सुबह के ठीक 6 बजे जब दिल्ली का आसमान सूरज की पहली किरणों से संतरी और गुलाबी रंगों में रंगने ही लगा था, शहर के 3 अलग अलग कोनों में 3 घटनाएं एक साथ घट रही थीं। अपने दफ्तर में रमन रात भर जुटाए गए सबूतों की फाइल को अंतिम रूप दे रहा था। उसके पास गोपाल पांडे का नाम था, होटल कुरियर की रसीद पर उसके दस्तखत थे, संजय के झूठे सर्टिफिकेट्स और संदर्भ थे, और एक ऐसी कूटनीतिक कड़ी थी जो इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि यह मामला जितना ऊपर से दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गहरा है, क्योंकि पांडे अकेला नहीं खेल रहा था। उसके गहरे संपर्क थे, ताकत थी और उसके पास एक ऐसी योजना थी जिसे कोई भी भांप नहीं पा रहा था। कनॉट प्लेस के एक आलीशान होटल के कमरे में थॉमस प्रेस्कॉट न्यूयॉर्क में बैठी अपनी कानूनी टीम के साथ वीडियो कॉल पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने रसोई की विरासत डील से जुड़े सभी दस्तावेजों की पूरी और बारीकी से जांच करने का आदेश दिया था। जो बातें सामने आ रही थीं, वे उन्हें अंदर तक परेशान कर रही थीं। वह नकली कॉन्ट्रैक्ट कोई जल्दबाजी में किया गया काम नहीं था, बल्कि कानून की एक ऐसी बेजोड़ और शातिर रचना थी जिसे किसी ऐसे इंसान ने तैयार किया था जो भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की गहरी और खतरनाक समझ रखता था। और उधर बिना लिफ्ट वाले उस फ्लैट में वंदना राय की आंख सुबह जल्दी ही खुल गई। उसने अपनी अलमारी से सबसे अच्छे कपड़े निकाले और उन्हें पहना, अपने पिता के माथे को प्यार से चूमा और उस पते की तरफ निकल पड़ी जो देवराज जी ने पिछली रात उसे दिया था। वह नहीं जानती थी कि वहां उसका क्या इंतजार कर रहा था। वह यह भी नहीं जानती थी कि यह बुलावा सिर्फ एक धन्यवाद कहने के लिए था या कुछ और, लेकिन उसके सीने में एक ऐसी हलचल थी जो उसने पिछले 3 सालों में कभी महसूस नहीं की थी। एक ऐसा एहसास कि वह आखिरकार उसी दिशा में कदम बढ़ा रही है जहां उसे होना चाहिए था। लेकिन उन तीनों में से कोई भी यह नहीं जानता था और न ही कोई अंदाजा लगा सकता था कि गोपाल पांडे ने शतरंज की बिसात पर अपनी चालें चलना शुरू कर दिया था। उस शाम के डिनर की नाकामी ने उसे पीछे नहीं धकेला था, बल्कि उसके गुस्से की आग को और भड़का दिया था। अब वह जो अगली साजिश रच रहा था, उसका निशाना सिर्फ देवराज जी नहीं थे, बल्कि उसमें वंदना भी शामिल थी, क्योंकि गोपाल पांडे के लिए वह परोसने वाली लड़की कोई साहसी लड़की नहीं, बल्कि राह का एक रोड़ा थी। एक ऐसा रोड़ा जिसने उसकी महीनों की कड़ी मेहनत और योजना पर पानी फेर दिया था। एक ऐसा रोड़ा जिसकी वजह से उसका नाम सबके सामने आ गया था और जिसे रास्ते से हटाना अब बेहद जरूरी हो गया था। गोपाल पांडे कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था जो गुंडागर्दी
या सीधे धमकियों का सहारा लेता, बल्कि वह बाधाओं को हटाने के लिए बेहद बारीक, शांत और कहीं ज्यादा जानलेवा रास्ता चुनता था। वह इंसान के चरित्र और उसकी प्रतिष्ठा को इस कदर मिट्टी में मिला देता था कि पूरी दुनिया ही उससे अपना मुंह मोड़ लेती थी। वंदना सुबह के ठीक 9 बजे रसोई की विरासत के दफ्तर पहुंची। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह जैसा सोच रही थी, इमारत वैसी बिल्कुल नहीं थी। वह कोई शीशे की ऊंची मीनार या कोई कॉरपोरेट ऑफिस नहीं था जहां बनावटी मुस्कान लिए रिसेप्शनिस्ट बैठे रहते हैं। वह सिविल लाइंस इलाके की एक पुरानी और बेहद खूबसूरत हवेली थी जिसे बहुत सलीके से संवारा गया था। उसकी दीवारें पुरानी ईंटों और लाल पत्थरों की थीं और बीच के आंगन में नीम का एक विशाल पेड़ खड़ा था जो उस हवेली से भी पुराना दिखाई दे रहा था। प्रवेश द्वार पर गहरे रंग के लकड़ी के फ्रेम में एक महिला की पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर टंगी थी। वे सूती साड़ी पहने मिट्टी के चूल्हे के पास खड़ी मुस्कुरा रही थीं। उनकी मुस्कान में एक ऐसी गर्माहट और अपनापन था जो तस्वीर के कांच को पार कर सीधे दिल को छू रहा था। नीचे पीतल की एक नेम प्लेट पर लिखा था, श्रीमती कमला देवी। इस पूरे साम्राज्य की धड़कन। वंदना उस तस्वीर के सामने ठिठक गई। उसने उन आंखों को देखा जो देवराज जी की आंखों से कितनी मिलती जुलती थीं। किसी के कुछ कहे बिना ही वह समझ गई कि यह देवी अब इस दुनिया में नहीं है, कि कमला जी काफी समय पहले विदा हो चुकी हैं। कुछ साल पहले जब वह बीमारी जिसके खिलाफ अरुण जी ने बड़े बड़े अस्पतालों, डॉक्टरों और अपनी सारी दौलत के दम पर जंग लड़ी थी, आखिरकार हर तरह की रईसी से ज्यादा ताकतवर साबित हुई। लेकिन उनकी मौजूदगी अब भी वहां महसूस होती थी, हर कोने में, हर थाली में, और धरती का स्वाद की रसोई से निकलने वाले हर उस पकवान में जो दुनिया के लिए किसी गर्मजोशी भरे आलिंगन की तरह था। वह मेरे उसके बनाए खाने को 7 समंदर पार ले जाने से 3 साल पहले ही हमें छोड़कर चली गईं। वैशाली के पीछे से एक आवाज आई। वह पलटी। अरुण जी गलियारे में खड़े थे। उन्होंने बिना टाई के सफेद कमीज पहनी हुई थी, बाहें कोहनियों तक चढ़ी हुई थीं और आंखें थोड़ी लाल थीं, ठीक वैसे ही जैसे कोई रात भर सोया न हो पर कोई शिकायत करने से भी परहेज कर रहा हो। उनके हाथ में चाय का एक कप था और चेहरे पर थकान के साथ एक ऐसा भाव था जिसकी वैशाली को उम्मीद नहीं थी। वह था सुकून। जब भी मैं कोई बड़ा मुकाम हासिल करने के करीब होता हूं तो यहां आकर इस तस्वीर के सामने खड़ा हो जाता हूं। अरुण जी ने अपनी बात जारी रखी और उनसे कहता हूं, माँ बस थोड़ा सा और। मैं बरसों से उनसे यही कह रहा हूं। वह तो यकीनन मेरी बातें सुनकर थक चुकी होंगी। वह मुस्कुराए और उस मुस्कुराहट में शब्दों से परे बेहद गहरी उदासी और बेपनाह मोहब्बत छिपी थी। आने के लिए शुक्रिया वैशाली, अंदर आओ, हमें बहुत सारी बातें करनी है। अरुण जी का दफ्तर बिल्कुल उन्हीं की शख्सियत जैसा था, बाहर से बेहद सादा लेकिन भीतर से बहुत गहरा। वहां सागौन की भारी लकड़ी की एक मेज थी और दीवारें उनके गांव की, उनके कर्मचारियों की और अलग अलग फूड फेस्टिवल्स की तस्वीरों से सजी हुई थीं। एक कोने में एक छोटे और साधारण से फ्रेम में मढ़ा हुआ वह पहला 1 रुपया रखा था जो उन्होंने कभी समोसे बेचकर कमाया था। समय के साथ वह सिक्का थोड़ा मटमैला हो चुका था, लेकिन रोशनी में इस तरह चमक रहा था जैसे खुद जानता हो कि वह कोई बेशकीमती खजाना है। अरुण जी ने उन्हें बैठने का इशारा किया और सीधे मुद्दे पर आ गए। वह घुमा फिर आकर बात करने वाले इंसान नहीं थे। वैशाली, कल रात तुमने वह कर दिखाया जो इस दुनिया में बहुत ही कम लोग करने की हिम्मत जुटा पाते। तुमने एक अजनबी के लिए अपनी नौकरी, अपनी कमाई और अपने परिवार के भविष्य को दांव पर लगा दिया। और मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि यह बात सिर्फ एक कहानी बनकर नहीं रह जाएगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वैशाली ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन अरुण जी ने धीरे से हाथ उठाकर उसे रोक दिया। पहले मेरी बात पूरी होने दो। रोहन ने मुझे तुम्हारी कहानी बताई है। मुझे पता है कि तुमने इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई की है। मुझे मालूम है कि तुम 3 भाषाएं बोल सकती हो। मुझे यह भी पता है कि तुमने अपने बीमार पिता की देखभाल के लिए अपना करियर बीच में ही छोड़ दिया था और पिछले 3 साल से तुम यहाँ केवल इस उम्मीद में टेबल्स पर खाना परोस रही हो कि कोई नया मौका मिलेगा जो अब तक नहीं मिला। वह थोड़ा रुके, अपनी चाय की एक चुस्की ली और उसकी तरफ उसी गंभीरता से देखा जिससे वह अपनी कंपनी की किस्मत बदलने वाले बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स को देखा करते थे। मैं तुम्हें धरती का स्वाद में एक पद देना चाहता हूं। यह कोई एहसान या हमदर्दी नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि कल रात मैंने तुम्हारे भीतर जो देखा
मुझे अपनी टीम में बिल्कुल उसी जज्बे की जरूरत है। कोई ऐसा जो भाषाएं जानता हो, जो बिजनेस को समझता हो, जिसमें हौसला हो और सबसे बढ़कर जो बिकने के लिए तैयार न हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी कंपनी की डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस बनो। कमरे में जैसे हवा थम सी गई। वैशाली को महसूस हुआ कि मेज के नीचे उसके घुटने कांप रहे हैं। उसका गला सूख गया। इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती, उसकी आंखें आंसुओं से डबडबा गईं। अरुण जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। हाँ कहो या ना कहो, लेकिन यह मत कहना कि तुम इसके काबिल नहीं हो, क्योंकि जिंदगी में मैंने एक बात सीखी है कि मौके हमेशा ढूंढने से नहीं मिलते। कई बार वे तब मिलते हैं जब आप बिना किसी बदले की उम्मीद के सही राह पर चलते हैं, और कल रात तुमने बिल्कुल यही किया था। वैशाली ने अपने हाथ के पीछे से आंसुओं को पोंछा। उसने अपने पिता के बारे में सोचा, उन रातों के बारे में सोचा जब वह रेस्टोरेंट बंद होने के बाद देर रात तक पढ़ाई करती थी, और उन 3 सालों के बारे में सोचा जब वह इस एहसास के साथ ट्रे उठाती रही कि यह दुनिया उसे भूल चुकी है। उसने उन पलों को याद किया जब वह स्टाफ टॉयलेट के शीशे में खुद को देखती थी और सोचती थी कि क्या कभी उसकी जिंदगी में गिलास भरने और टिप बटोरने से हटकर कुछ और भी होगा या नहीं। हाँ, उसने भर्राई हुई लेकिन पूरी तरह से मजबूत आवाज में कहा, हाँ अरुण जी, मुझे मंजूर है। अरुण जी ने सिर हिलाया। कोई गले मिलना नहीं हुआ, कोई जश्न नहीं मना, बस एक धीमा और गहरा सिर का हिलाव था, जैसे 2 लोग यह समझ रहे हों कि जो कुछ भी अभी हुआ है वह किसी नौकरी के कॉन्ट्रैक्ट से कहीं बढ़कर है। यह तो जैसे ब्रह्मांड का कोई पुराना कर्ज था जो आज खामोशी से चुकाया जा रहा था। तुम अगले हफ्ते से काम शुरू कर रही हो, अरुण जी ने कहा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम एक बात जान लो। कल रात जो कुछ भी हुआ वह खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उसकी तो अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, और आगे का रास्ता बेहद मुश्किल होने वाला है, बहुत ही मुश्किल। उन्होंने वह सब कुछ बताया जो रोहन ने रात के सन्नाटे में ढूंढ निकाला था। गोपाल प्रसाद का नाम, होटल में किए गए दस्तखत, जाली कॉन्ट्रैक्ट और झूठ का वह पूरा जाल जो सिर्फ एक खरीदे हुए ट्रांसलेटर से कहीं ज्यादा आगे तक फैला हुआ था। वैशाली आंखें फाड़े उनकी हर एक बात सुनती रही, और जब अरुण जी ने अपनी बात खत्म की तो उसने कुछ ऐसा कहा जिसने उन्हें भी हैरान कर दिया। अरुण जी, अगर वह आदमी पूरी तरह से फर्जी बायोडेटा तैयार करने और कड़ी सुरक्षा वाले होटल में कॉन्ट्रैक्ट बदलने में कामयाब रहा, तो इसका साफ मतलब है कि अंदर भी उसके अपने लोग मौजूद हैं जो उसे पल पल की जानकारी दे रहे हैं। और इस कड़ी में सबसे कमजोर हिस्सा कौन है? अरुण जी ने पूछा, हालांकि वह इसका जवाब पहले ही भांप चुके थे। वैशाली ने एक फीकी मुस्कान के साथ खुद की तरफ इशारा किया। एक मामूली वेट्रेस जिसकी कोई पहुंच नहीं है, कोई पैसा नहीं है और न ही कोई बड़ा पारिवारिक नाम है। अगर वह बिना किसी रुकावट के किसी को तबाह करना चाहता है तो वह सबसे पहले मुझ पर वार करेगा। और वह बिल्कुल सही थी, क्योंकि जब वैशाली अरुण जी के दफ्तर में बैठकर अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सुनहरे मौके को स्वीकार कर रही थी, उसी समय गोपाल प्रसाद ने अपना बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी थी। गोपाल प्रसाद 52 साल के थे। उनका चेहरा थोड़ा लंबा और तीखा था, जो कभी आकर्षक हुआ करता था, लेकिन अब उस पर नफरत और कड़वाहट की साफ लकीरें खिंच चुकी थीं। गुरुग्राम की एक गगनचुंबी इमारत की 30वीं मंजिल पर उनका दफ्तर था, जहां से पूरी दिल्ली एनसीआर ऐसी दिखाई देती थी जैसे कि वह उनकी जागीर हो। अरुण जी से अलग होने के बाद उन्होंने अपना खुद का फूड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस शुरू किया था, लेकिन उन्हें कभी वह कामयाबी नसीब नहीं हुई जो धरती का स्वाद को मिली थी। यही बात उन्हें अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रही थी, जो बाहर से तो दिखाई नहीं देती पर भीतर से सब कुछ खोखला कर देती है। उनके लिए कमला देवी की लिखी रेसिपीज उस आखिरी पहेली की तरह थीं, वह जादुई नुस्खा जो उनकी मामूली सी कंपनी को एक बहुत बड़े ब्रांड में तब्दील कर सकता था। वह खुद का कुछ नया खड़ा नहीं करना चाहते थे, वह तो बस वही पाना चाहते थे जो अरुण जी के पास था, जो विरासत में अरुण जी को मिला था, और जो एक ऐसी महिला की अमानत थी जो अब अपना हक जताने के लिए इस दुनिया में नहीं थी। उस सुबह गोपाल ने 3 फोन किए। पहला फोन उन्होंने एक डिजिटल न्यूज पोर्टल के अपने संपर्क सूत्र को लगाया, एक ऐसा सनसनीखेज मीडिया आउटलेट जो अफवाहों को उसी तरह नोच नोच कर खाता था जैसे कोई गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाता है। उन्होंने उसे एक डिजिटल न्यूज पोर्टल के अपने संपर्क सूत्र को लगाया। मनगढ़ंत कहानी लिखवाई। कहानी यह थी कि द वैली व्यू रेस्टोरेंट की एक वेट्रेस ने एक जरूरी बिजनेस डिनर के बीच में आकर एक अमेरिकी बिजनेसमैन से जबरन वसूली करने की कोशिश की है।
और पैसा न मिलने पर झूठे आरोप लगाने की धमकी दी है कि उस वेट्रेस का बर्ताव पहले भी काफी खराब रहा है और अब रेस्टोरेंट प्रबंधन उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की सोच रहा है। हर एक शब्द सरासर झूठ था, लेकिन जहां सुर्खियां सच से कहीं ज्यादा तेजी से फैलती हैं, उस दुनिया में गोपाल अच्छी तरह जानते थे कि कहानी का सच होना जरूरी नहीं है, बल्कि उसका बस कुछ देर के लिए सच जैसा दिखना ही काफी है ताकि वह अपना नुकसान पहुंचा सके। दूसरा फोन उन्होंने रेस्टोरेंट के मैनेजर ईशान मल्होत्रा को किया। गोपाल उन्हें जानते थे। होटल एसोसिएशन के कई कार्यक्रमों में दोनों की मुलाकात हो चुकी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए डसने वाले किसी जहरीले सांप की तरह बेहद मीठी आवाज में ईशान को सलाह दी कि रेस्टोरेंट की भलाई इसी में होगी कि इस बदनामी का असर होटल पर पड़ने से पहले ही वैशाली को नौकरी से निकाल दिया जाए। उन्होंने याद दिलाया कि वैली व्यू अपनी साख के दम पर चलता है और ऐसी बदनाम कर्मचारी को नौकरी पर रखने से उनके वीआईपी ग्राहक टूट सकते हैं। तीसरा फोन उन्होंने संदीप मेहता को लगाया, लेकिन इस बार संदीप ने फोन नहीं उठाया। उसका फोन बंद था और जिस फ्लैट में वह रहता था, जैसा कि रोहन को कुछ दिनों बाद पता चलने वाला था, वह पूरी तरह से खाली हो चुका था। संदीप मेहता दिल्ली से इस तरह गायब हो चुका था जैसे सूरज की किरण पड़ते ही कोई साया गायब हो जाता है। वह खबर उसी दोपहर इंटरनेट पर आ गई। खबर की सुर्खी बड़े बड़े अक्षरों में जहर उगल रही थी। वेट्रेस ने करोड़ों की बिजनेस डील के बीच हंगामा कर विदेशी कारोबारी से पैसे ऐंठने की कोशिश की। उसमें वैशाली के नाम का जिक्र नहीं था, पर उसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। द वैली व्यू में हर कोई जानता था कि टेबल नंबर 7 की उस डिनर मीटिंग में किसने दखल दिया था, और देखते ही देखते यह अफवाह सूखी घास में लगी आग की तरह हर तरफ फैल गई। वैशाली के साथ काम करने वाले लोग अब उसे अलग नजरों से देखने लगे थे, कुछ हैरानी से, कुछ शक से, तो कुछ ऐसे लोग भी थे जो खुद को बड़ा दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे, और उनके चेहरों पर एक अजीब सी खुशी साफ देखी जा सकती थी। वैशाली को इस खबर के बारे में दोपहर को तब पता चला जब रेस्टोरेंट में काम करने वाली उसकी सहेली ने उसे एक स्क्रीनशॉट भेजा जिस पर लिखा था, क्या तुमने यह देखा, ये तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। उसने उस खबर को 3 बार पढ़ा, पहली बार हैरानी में, दूसरी बार गुस्से से तपते हुए, और तीसरी बार उसके पेट में एक अजीब सा खौफ समा गया, जिससे उसे लगा जैसे 24 घंटे से भी कम समय में दूसरी बार उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। लेकिन इस बार वह किसी आलीशान रेस्टोरेंट की जमीन नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी जिंदगी का आधार थी। उसने अपने पिता के बारे में सोचा। अगर महेंद्र जी ने यह खबर देख ली तो उनकी नाजुक सेहत को देखते हुए यह सदमा उन्हें बहुत भारी पड़ सकता था। उसने अपने पड़ोसियों के बारे में सोचा, उन बच्चों के माता पिता के बारे में सोचिए। डेप डेंड है, वह कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए में किसी इंसान को सालों लग जाते हैं। जब उसने घबराते हुए अरुण जी को फोन किया तो उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने वह देख लिया है, अरुण जी ने उसके कुछ भी बोलने से पहले ही जवाब दिया। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उस शांति के पीछे एक ऐसी मजबूती छिपी थी जिसे वैशाली अब धीरे धीरे पहचानने लगी थी। यह उस इंसान की दृढ़ता थी जो अपनी जिंदगी में इस घटिया खबर से भी कहीं बदतर तूफानों का सामना कर चुका था। वैशाली, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। यह बिल्कुल वही है जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे, और गिरीश का पर्दाफाश करने के लिए हम इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। वे तुम्हें अपने झूठ से बर्बाद नहीं कर पाएंगे, मैं तुमसे वादा करता हूं। मेरे पिता अर्जुन जी, अगर उन्होंने यह देख लिया तो तुम्हारे पिता को वह घटिया बकवास देखने की नौबत ही नहीं आएगी। राघव पहले से ही मीडिया मामलों के एक विशेषज्ञ वकील के साथ मिलकर काम कर रहा है। हम मांग करेंगे कि वे उस लेख को हटाएं और हम सच के साथ इसका जवाब देंगे, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारा भरोसा चाहिए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? वंदना ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे दफ्तर के प्रवेश द्वार पर लगी कामिनी जी की तस्वीर याद आई। उसे अर्जुन जी की आंखें याद आईं जब उन्होंने पिछली रात अपनी मां के बारे में बात की थी, और उसे अपने पिता की कही वह बात भी याद आई जो उन्होंने कुछ ही घंटे पहले उससे कही थी। सच्चाई के दम पर जो दरवाजे खुलते हैं वे कभी बंद नहीं होते। मुझे आप पर भरोसा है अर्जुन जी। राघव शर्मा कोई आम वकील नहीं था। वह ऐसा इंसान था जिसने कानून की पढ़ाई तो कॉलेज में की थी, लेकिन न्याय का असली मतलब उसने सड़कों पर सीखा था। उसने नगर निगम की ज्यादतियों के खिलाफ रेहड़ी पटरी वालों की लड़ाई लड़ी थी, बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के खिलाफ छोटे व्यापारियों का बचाव किया था, और बेघर किए जाने के अन्याय के खिलाफ पूरे पूरे परिवारों का साथ दिया था।
वह अच्छी तरह जानता था कि ताकत और रसूख कैसे काम करते हैं और उनका सामना कैसे किया जाता है। उसी दोपहर राघव ने एक भारी भरकम फाइल में सारे सबूत जुटाए जो किसी ईंट की तरह वजनी लग रही थी। उसमें होटल के रजिस्टर पर गिरीश पांडे के दस्तखत थे, संजय मल्होत्रा के दिए गए फर्जी संदर्भ थे, प्रेस्कॉट के असली अनुबंध और उसके जाली रूप की तुलना थी, और संजय के कॉल रिकॉर्ड्स थे जो एक ऐसे नंबर से जुड़े थे जो जांच के बाद एक ऐसी शेल कंपनी के नाम पर दर्ज था जिसका एकमात्र शेयरधारक गिरीश पांडे था। लेकिन राघव ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, बल्कि उसने कुछ ऐसा भी किया जिसकी गिरीश को दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी। उसने थॉमस प्रेस्कॉट को फोन करके एक मदद मांगी। प्रेस्कॉट ने एक सेकंड के लिए भी संकोच नहीं किया। उसने अपने होटल से अंग्रेजी में एक वीडियो बयान रिकॉर्ड किया जिसमें सीधे कैमरे की तरफ देखते हुए उसने विस्तार से बताया कि वैली टेरेस में वास्तव में क्या हुआ था। उसने इस बात की पुष्टि की कि संजय द्वारा किया गया अनुवाद पूरी तरह से फर्जी था, अनुबंध में उसकी जानकारी के बिना बदलाव किए गए थे, और वंदना राय की दखलंदाजी ईमानदारी से उठाया गया एक ऐसा कदम था जिसने दोनों पक्षों को एक सोची समझी धोखाधड़ी का शिकार होने से बचा लिया। उसने अपने बयान का अंत एक ऐसी बात से किया जो उस होटल के कमरे से कहीं आगे तक गूंजने वाली थी। उस लड़की ने किसी से कोई रंगदारी नहीं वसूली। झूठ से भरी उस मेज पर वही एक अकेली ईमानदार इंसान थी, और अगर दुनिया में थोड़ी भी इंसानियत बची है तो उसे बदनाम करने के बजाय उसका शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए। राघव ने वह वीडियो और पूरी फाइल एक साथ 3 जगहों पर भेजी, संबंधित अधिकारियों को, उस न्यूज पोर्टल को जिसने बदनाम करने वाला वह लेख छापा था, और उन 5 खोजी पत्रकारों को जो सालों से भारत में कॉरपोरेट धोखाधड़ी के मामलों को उजागर कर रहे थे। उसी दिन शाम के 7 बजे वंदना का फोन बजा। वह वैली टेरेस के मैनेजर इंद्रजीत चौहान का फोन था। वंदना, उसने ऐसी आवाज में कहा जो पिछली रात के उस रौबदार लहजे से बिल्कुल अलग थी। इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सी दहलीहा, पाटना, कीजे, हिचकिचाहट और घबराहट थी, ठीक उस इंसान की तरह जिसे एहसास हो गया हो कि वह गलत राह पर खड़ा है। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज सुबह किसी का फोन आया था जिसने मुझे तुम्हें नौकरी से निकालने का सुझाव दिया था, और मैं बस ऐसा करने ही वाला था, लेकिन फिर मैंने मिस्टर प्रेस्कॉट का वीडियो बयान देखा और समझ गया कि असल में क्या हुआ था। मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। वंदना चुपचाप सुनती रही। उसने उसे बीच में नहीं टोका, न ही उस पर चिल्लाई। उसने उसे यह भी याद नहीं दिलाया कि पिछली रात उसने उसके साथ एक मुसीबत खड़ी करने वाली मामूली कर्मचारी की तरह बर्ताव किया था, जबकि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बहादुरी भरा कदम उठाया था। उसने बस इतना कहा, फोन करने के लिए शुक्रिया चौहान जी, लेकिन अब मुझे रेस्टोरेंट में वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी मंजिल अब बदल चुकी है। वहां सन्नाटा छा गया। फिर इंद्रजीत ने दबी हुई आवाज में पूछा, क्या किसी ने तुम्हें कोई बेहतर काम देने के लिए फोन किया है? किसी ने मुझे फोन नहीं किया साहब। मैं खुद उस रास्ते पर चल पड़ी हूं जहां मुझे होना चाहिए था, और बहुत समय बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी सही मंजिल पर पहुंच गई हूं। उसने फोन रख दिया। वह कुछ पल के लिए अपने हाथ में थामे फोन को देखती रही और मुस्कुरा दी। यह किसी जीत का जश्न मनाने वाली बड़ी मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक ऐसी खामोश मुस्कुराहट थी जो बताती है कि एक अध्याय खत्म हो चुका है और दूसरे की शुरुआत हो रही है। उस रात अर्जुन जी ने कुछ ऐसा किया जो वह हर उस वक्त करते थे जब जिंदगी उन्हें झकझोर कर रख देती थी। वह करीब 40 मिनट गाड़ी चलाकर शहर के बाहरी इलाके में बने एक शांत स्मृति स्थल पर गए, जहां कामिनी जी की समाधि एक जैकरांडा के पेड़ के नीचे बनी थी। वह पेड़ उन्होंने खुद दुनिया से जाने से पहले वहां लगाने के लिए कहा था। वह उस सफेद संगमरमर की शिला के सामने घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने उस ठंडे पत्थर पर अपना हाथ रखा, मानो जमीन के जरिए अपनी मां की ममता की गर्माहट महसूस कर रहे हों, और बातें करने लगे। वह उनसे ठीक वैसे ही बातें कर रहे थे जैसे बचपन में रसोई के फर्श पर बैठकर अपनी परेशानियां बताया करते थे जब वह सिलबट्टे पर मसाले पीसा करती थीं। माँ, वे मुझसे सब कुछ छीनने ही वाले थे। आपकी वो सारी रेसिपी, आपके हाथ की पारंपरिक कढ़ी, बाजरे की रोटी और वो खास चटनी, वो सब कुछ जो आपने मुझे उन हाथों से सिखाया था जो कभी थकते नहीं थे। एक ऐसा इंसान जिसके लिए मैंने अपने कारोबार के दरवाजे खोले थे, उसी ने यह सब रचा था। गिरीश माँ, याद है आपको? आप उसे कभी पसंद नहीं करती थीं।
आप हमेशा मुझसे कहती थीं कि उस आदमी की आंखों में एक ऐसा लालच है जैसे वह दूसरे की चीज को भी अपना मानकर उसका हिसाब रखता हो। आप हमेशा की तरह बिल्कुल सही थीं। हवा के एक हल्के झोंके ने जैकरांडा की टहनियों को हिलाया। कुछ बैंगनी फूल समाधि के पत्थर पर ऐसे गिरे मानो वह पेड़ उनकी बातों का जवाब दे रहा हो। लेकिन कुछ अच्छा भी हुआ है माँ। एक जवान लड़की ने मुझे बचा लिया, एक ऐसी वेट्रेस जिसे कोई नोटिस भी नहीं करता था, बिल्कुल आपकी तरह माँ। उन औरतों जैसी जिन्हें यह दुनिया भले ही अनदेखा कर दे, लेकिन वे अपने दम पर पूरे घर बार को संभाले रखती हैं। उसका नाम वंदना है और उसकी आंखों में बिल्कुल वैसी ही चमक और हिम्मत है जैसी आपकी आंखों में होती थी जब आप पैसे वसूलने वालों के सामने डटकर खड़ी हो जाती थीं। वैसी आंखें जो साफ कहती हैं, यहां से तुम कुछ नहीं ले जा सकते। अर्जुन जी ने अपनी कमीज की आस्तीन से अपने आंसू पोंछे। उन्हें अपनी मां के सामने रोने में कोई शर्म महसूस नहीं हो रही थी। उन्हें कभी भी इसमें शर्म नहीं आई थी। मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसकी हिफाजत करूंगा माँ, ठीक वैसे ही जैसे आपने मेरी हिफाजत की थी। क्योंकि अगर आपने मुझे कुछ सिखाया है तो यही कि जब कोई आपकी जान बचाता है तो आप सिर्फ शुक्रिया कहकर आगे नहीं बढ़ जाते, आप उसका कर्ज उतारते हैं। आप उसे वो सब वापस दिलाते हैं जिसकी वह हकदार है, जब तक कि हिसाब बराबर न हो जाए। वह कुछ देर के लिए खामोश हो गए। उन्होंने झींगुरों की आवाज़, पेड़ों से छनकर आती हवा की सरसराहट और कभी न सोने वाले उस शहर का दूर से आता शोर सुना। तभी उन्हें अपनी माँ कामिनी जी की कही एक बात याद आई जो वे तब कहती थीं जब वह बच्चे थे और अंधेरे से डरते थे। अंधेरा बुरा नहीं होता बेटा, यह तो बस पूरी दुनिया के एक बार फिर से नई शुरुआत करने से पहले आराम करने का तरीका है। उस बात का इतना गहरा अर्थ उन्हें आज से पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। वह उठ खड़े हुए, अपने घुटनों की धूल झाड़ी और समाधि पर लगी उस अंडाकार तस्वीर को एक बार फिर देखा जिसमें कामिनी जी बिल्कुल वैसे ही मुस्कुरा रही थीं जैसी तस्वीर माटी का स्वाद के दफ्तर में लगी थी। अब आप आराम कीजिए माँ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अगले दिन 3 ऐसी घटनाएं घटीं जिन्होंने कहानी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। सुबह के ठीक 9 बजे जिस न्यूज पोर्टल ने वह बदनाम करने वाला लेख छापा था, उसने बिना कोई स्पष्टीकरण दिए उसे हटा दिया। उसकी जगह एक छोटा सा नोट दिखाई दिया जिसमें लिखा था, संपादकीय कारणों से इस सामग्री को हटा दिया गया है, लेकिन जो नुकसान होना था वह हो चुका था। हजारों लोग इसे पढ़ चुके थे और इंटरनेट पर जो एक बार आ जाता है वह कभी पूरी तरह से गायब नहीं होता। सुबह के 11 बजे राघव शर्मा पूरे दस्तावेजों के साथ अधिकारियों के सामने पेश हुआ। कॉरपोरेट अपराधों के एक विशेषज्ञ सरकारी वकील ने पूरे 2 घंटे तक उन सबूतों की जांच की। जब वह काम पूरा हो गया तो उन्होंने नजरें उठाईं और वे 4 शब्द कहे जिनका राघव पूरी रात से इंतजार कर रहा था। यह बेहद गंभीर है। और दोपहर के 3 बजे जब वंदना अपने पिता के फ्लैट में बैठी उन्हें एक किताब पढ़कर सुना रही थी ताकि उनका ध्यान उन सवालों से भटकाया जा सके जो वह जानती थी कि वे पूछना चाहते थे, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। वंदना ने दरवाजा खोला और वह हैरान रह गई। उसके सामने नुक्कड़ से खरीदा हुआ एक सस्ता सा फूलों का गुलदस्ता लिए संजय मल्होत्रा खड़ा था, जिसकी आंखें कई रातों से न सोने की वजह से अंदर धांसी हुई थीं। उसके चेहरे पर रेस्टोरेंट वाली वो बनावटी मुस्कान नहीं थी, न ही उसने वह साफ सुथरा सूट पहना हुआ था और न ही उसके चलने बोलने में वह अकड़ थी जो वह अब तक दिखाता आया था। उसके मुरझाए हुए चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वह जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और पूरी तरह डूबने से पहले खुद को बचाने के लिए किसी तिनके का सहारा ढूंढ रहा है। वंदना, उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं जानता हूं कि मुझे यहां आने का कोई हक नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम शायद मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर देना चाहती हो, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी ही होगी क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो अर्जुन जी को नहीं पता हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो राघव को अपनी तहकीकात में नहीं मिली। अगर मैंने ये बातें अभी नहीं बताई तो वे और भी कई लोगों को तबाह कर देंगी, जैसा उन्होंने पहले ही कितनों के साथ किया है। वंदना ने उसे एकटक देखा। उसके शरीर का एक एक कतरा चिल्लाकर कह रहा था कि वह दरवाजा बंद कर दे। इस आदमी पर जरा भी भरोसा न करे और याद रखे कि इसने क्या किया था, क्या चुराने की कोशिश की थी और अपनी जिस जबान से आज वह हकला रहा है उसी से कितने झूठ उगले थे। लेकिन तभी उसे अपने पिता की कही एक बात याद आई जो उन्होंने अपनी नीति शास्त्र की एक कक्षा के दौरान तब कही थी, जब एक छात्र ने उनसे पूछा था कि क्या झूठ बोलने वालों की बात भी सुनी जानी चाहिए।
सच अपनी बात कहने के लिए किसी चेहरे का चुनाव नहीं करता बेटी। कभी कभी यह उसकी जबान से भी बाहर आ जाता है जिससे तुम्हें सबसे कम उम्मीद होती है। और कई बार जो इंसान सबसे ज्यादा झूठ बोलता है उसी के पास बताने के लिए सबसे बड़ा सच होता है। वंदना ने दरवाजा बंद नहीं किया, बल्कि वह एक तरफ हट गई। उसने कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। और उस 5 मिनट में संजय मल्होत्रा ने उसे जो कुछ भी बताया, उसने सब कुछ पूरी तरह से बदल कर रख दिया। क्योंकि गिरीश पांडे के पीछे जो साजिश काम कर रही थी, वह सिर्फ बदला लेने पर उतारू किसी पुराने नाराज साझीदार की मामूली चाल नहीं थी। वह कुछ ऐसा था जो उनकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा घिनौना और बेहद खतरनाक था। संजय मल्होत्रा वंदना के फ्लैट में रखी एक पुरानी कुर्सी के किनारे पर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में कसकर फंसा रखा था। दबाव की वजह से उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे और उसकी आंखें जमीन पर टिकी हुई थीं, मानो उसमें उस औरत से नजरें मिलाने की हिम्मत ही न बची हो जिसकी जिंदगी उसने महज 2 रात पहले तबाह करने की कोशिश की थी। वसुंधरा हाथ बांधे दीवार से पीठ टिकाए खड़ी रही। उसने न तो उसे पानी पूछा, न ही बैठने को कहा। शौर्य बिना पूछे ही खुद बैठ गया और वसुंधरा ने भी उसे नहीं टोका, क्योंकि उसे घर से बाहर निकालने से ज्यादा यह जानना जरूरी था कि वह क्या कहना चाहता है। गोपाल प्रसाद को सिर्फ पारंपरिक नुस्खे नहीं चाहिए, शौर्य ने भारी और रूखी आवाज में कहना शुरू किया, मानो शब्द गले से बाहर निकलते हुए उसे छील रहे हों। आनंद जी को यही लगता है और राजेश भी यही सोच रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे भी बदतर है। वसुंधरा टस से मस नहीं हुई। गोपाल के बारे में बताओ। उसके सिर पर बहुत कर्ज है। उसकी कंपनी पिछले 2 सालों से लगातार घाटे में चल रही है। जिन निवेशकों ने उसका साथ दिया था, उन्होंने हाथ खींच लिए हैं। वह सब कुछ खोने की कगार पर है। और कुछ महीने पहले विदेशी निवेशकों के एक समूह ने उसे बचाने का एक रास्ता दिया, पूरा पैसा लगाने का वादा, लेकिन बदले में सिर्फ एक चीज मांगी। वे चाहते थे कि वह उन्हें उत्तरी अमेरिका में असली मारवाड़ी खाने के वितरण के सारे अधिकार सौंप दे। और कोई भी साधारण खाना नहीं, बल्कि स्वाद माटिका का खाना, आनंद जी का खाना। वसुंधरा ने त्योरियां चढ़ाईं, तो इसका मतलब वह फर्जी समझौता इसलिए नहीं था कि गोपाल उन रेसिपीज को अपने पास रख सके, बल्कि वह इन्हें किसी और को सौंपने वाला था। बिल्कुल सही, गोपाल बस एक बिचौलिया बनने जा रहा था। उसे एक बहुत बड़ा कमीशन मिलता जिससे उसकी डूबती कंपनी बच जाती। दादी कमला के हाथ के वे जादुई नुस्खे उन लोगों के हाथ लग जाते जो उन्हें कारखाने में बनने वाला एक बेजान सामान बना देते। कारखानों में बना वह खाना स्वाद माटिका के नाम से बिकता, वही सब कुछ जिसे आनंद जी ने कभी न होने देने की कसम खाई थी। इसके बाद छा जाने वाला सन्नाटा बहुत भारी था। वसुंधरा ने एक एक शब्द को अपने दिमाग में बिठाया और फिर वही सवाल पूछा जो बचा रह गया था, और तुम यहाँ आकर मुझे यह सब बताने से तुम्हें क्या मिल रहा है? शौर्य ने पहली बार अपनी नजरें उठाईं। उसकी आंखें लाल थीं, धंसी हुईं, और उस प्यारी मुस्कान का नामो निशान नहीं था जिसे उसने डिनर के दौरान एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। मुझे कुछ नहीं मिल रहा वसुंधरा, मैं तो अपना सब कुछ खो रहा हूँ। गोपाल ने मुझे मेरा सारा कर्ज चुकाने के लिए मोटी रकम देने का वादा किया था। मेरी माँ एक निजी वृद्धाश्रम में है, वह सबसे सस्ता था जो मुझे मिल सका, फिर भी मैं उसका खर्च नहीं उठा पा रहा हूँ। पिछले कई महीनों से मैंने वहां की फीस नहीं दी है। जब गोपाल ने मुझे उस रकम की पेशकश की तो मैंने न आनंद जी के बारे में सोचा, न उन रेसिपीज के बारे में। मैंने तो बस अपनी माँ के बारे में सोचा, जो व्हील चेयर पर बैठी या सोचती रहती हैं कि उनका बेटा उनसे मिलने क्यों नहीं आता। बोलते बोलते उसका गला रुंध गया। वह रोया नहीं, लेकिन उसकी आवाज का वह बिखराव किसी भी आंसू से कहीं ज्यादा तकलीफदेह था। यह मेरी गलती को जायज नहीं ठहराता, मैं यह जानता हूँ। मैं यहाँ माफी मांगने नहीं आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि अगर मैंने आज सच नहीं उगला तो गोपाल आनंद जी को फंसाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेगा। उसके पास बड़े बड़े लोगों के संपर्क हैं, निवेशकों के नाम हैं, और उसकी एक दूसरी योजना भी तैयार है। वह स्वाद माटिका पर साझेदारी के दौरान साझा की गई रेसिपीज के कथित गलत इस्तेमाल का एक झूठा मुकदमा दायर करने की तैयारी में है। अगर यह मामला अदालत में पहुंच गया तो भले ही यह पूरी तरह झूठ हो, लेकिन कंपनी का काम सालों के लिए ठप हो सकता है। वसुंधरा ने उसकी तरफ गौर से देखा और उसे वह दिखा जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। उसे कहानी का कोई खलनायक नहीं नजर आया, उसे एक हताश, लाचार आदमी दिखा
जिसने दुनिया की सबसे मानवीय वजह से सबसे गलत फैसला ले लिया था। उसने उसे माफ तो नहीं किया, पर वह उसकी लाचारी समझ गई। और कभी कभी किसी को समझ पाना ही उस भावना की तरफ पहला कदम होता है जिसे हम दया कहते हैं। मैं आनंद जी को फोन करने जा रही हूँ, वसुंधरा ने कहा, और तुम उन्हें एक एक शब्द वही दोहराओगे जो तुमने अभी मुझसे कहा है। ठीक है, शौर्य ने हामी भरी। ठीक है। 3 हफ्तों बाद गोपाल प्रसाद को कॉरपोरेट अपराधों के विशेष जांच अधिकारी के सामने पेश होने का समन मिला। राजेश शर्मा ने पूरा दस्तावेज पेश कर दिया। होटल में किए गए दस्तखत, शौर्य के फर्जी संदर्भ, फोन के कॉल रिकॉर्ड, बदला हुआ अनुबंध और अब शौर्य मालवीय का सीधा बयान, जो कानून के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हो गया था ताकि उसे एक निष्पक्ष सजा मिले। गोपाल पहुंचा जांच अधिकारी के दफ्तर में अपने वकील के साथ, महंगे सूट और उस घमंड में चूर होकर जिसे लगता है कि पैसा हर मुसीबत का रास्ता खरीद सकता है। लेकिन जब अधिकारी ने उसके सामने सबूतों की कड़ियां एक एक करके रखीं, तो उसका वह सारा घमंड किसी लहर के सामने रेत की दीवार की तरह ढह गया। कोई चीख पुकार नहीं हुई, कोई ड्रामा नहीं हुआ, बस उस आदमी के थूक निगलने की आवाज गूंजी, जबकि उसका वकील उसके कान में फुसफुसा रहा था कि इस वक्त सहयोग करना ही सबसे सही रास्ता है। गोपाल प्रसाद पर धोखाधड़ी, दस्तावेजों की जालसाजी और मानहानि के आरोप लगाए गए। उसकी कंपनी को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। जिन विदेशी निवेशकों ने इस साजिश के लिए पैसा लगाया था, वे इतनी तेजी से गायब हो गए जैसे बत्ती जलते ही कॉकरोच भाग जाते हैं। जिस दिन यह खबर आम हुई, उस दिन आनंद जी अपने दफ्तर में ही थे। राजेश ने उन्हें फोन करके यह खबर दी। आनंद जी ने चुपचाप सब सुना, धन्यवाद कहा और फोन रख दिया। उन्होंने न कोई जश्न मनाया, न कोई खुशी जाहिर की। वे अपनी कुर्सी से उठे, मुख्य दरवाजे के पास लगी अपनी मां कमला देवी की तस्वीर के सामने गए और बस इतना कहा, अब सब ठीक हो गया है मां, अब सब गुजर गया। शौर्य मालवीय के लिए आगे की राह आसान नहीं थी। अदालत ने जांच में उसकी मदद को तो स्वीकार कर लिया, पर इससे उसके किए पर पानी नहीं फिर सकता था। उसकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी, सारे संपर्क टूट चुके थे और किसी भी नामी कंपनी में एक पेशेवर अनुवादक के तौर पर दोबारा काम मिलने की बची खुची उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आनंद जी, जिन्हें उसने तबाह करने की कोशिश की थी, उन्होंने ही उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। उन्होंने उसे कोई नौकरी या पैसा नहीं दिया, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा कीमती चीज दी, जिंदगी की एक नई शुरुआत करने का मौका। उन्होंने उसका संपर्क एक ऐसी संस्था से कराया जो कर्ज में डूबे लोगों को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने में मदद करती थी। जब तक शौर्य अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो गया, तब तक उन्होंने उसकी मां के वृद्धाश्रम की 3 महीने की फीस खुद भरी। और जब किसी ने उनसे पूछा कि वे उस आदमी की मदद क्यों कर रहे हैं जिसने उनका सब कुछ लूटने की कोशिश की थी, तो आनंद जी ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, एक ऐसी सादगी जो उन्होंने मिट्टी के कच्चे चूल्हे पर अपनी मां के साथ खाना बनाते हुए सीखी थी। क्योंकि मेरी मां ने मुझे पलटकर वार करना नहीं सिखाया, उन्होंने मुझे गिरते हुए को उठाना सिखाया है, भले ही उसी इंसान ने आपको धक्का क्यों न दिया हो। यह मेरी कमजोरी नहीं है, यह मुझे कमला देवी का बेटा बनाती है। वसुंधरा ने बारिश के एक सोमवार को स्वाद माटिका में अपना काम शुरू किया। वह सुबह जल्दी पहुंची, ठीक वैसे ही जैसे आनंद जी ने अनजाने में ही उसे सिखाया था। वह अपने नए दफ्तर में बैठी, जो आंगन में लगे आम के पेड़ की तरफ खुलने वाला एक छोटा सा कमरा था। कंप्यूटर चालू करने से पहले उसने अपने बैग से अपने पिता की एक तस्वीर निकाली और उसे मॉनिटर के बगल में रख दिया। अपने पहले ही महीने में उसने विटफील्ड एंड एसोसिएट्स के साथ नए समझौते के दस्तावेजों का अनुवाद किया। वह एक असली और न्यायसंगत समझौता था जिस पर आनंद जी और थॉमस प्रेस्कॉट ने मिलकर दस्तखत किए थे। इस बार बीच में कोई बिचौलिया नहीं था, कोई झूठ नहीं था, और वसुंधरा वहां आधिकारिक अनुवादक के रूप में मौजूद थी। जब आनंद जी ने पहली बार अपने ही शब्दों को अंग्रेजी में अनुवाद होते सुना, जिसमें ठीक वही भावनाएं घुली थीं जो उन्होंने खुद महसूस की थीं, तो उनकी आंखें भर आईं। और प्रेस्कॉट, जिन्हें हिंदी तो नहीं समझ आती थी, पर वे जज्बातों को बखूबी समझते थे, उन्होंने चुपचाप सिर हिलाकर सहमति जताई। जल्द ही स्वाद माटिका ने अमेरिका में अपने वितरण का पहला काम शुरू किया। केर सांगरी, गट्टे की सब्जी और पारंपरिक बाजरे की रोटी। दादी कमला के हाथ की वे रेसिपीज सरहद पार पहुंच गईं, और वे ऐसे डिब्बों में पैक थीं जिन पर मिट्टी के चूल्हे के पास खड़ी सूती साड़ी पहनी हुई
उस महिला की वही पुरानी तस्वीर छपी थी। उसके नीचे एक पंक्ति लिखी थी जिसे खुद आनंद जी ने चुना था, उन हाथों से बनाया गया जो आज यहाँ गले लगाने के लिए मौजूद नहीं है, ताकि उनका प्यार उन तक पहुंच सके जो आज भी हमारे बीच हैं। उद्घाटन के दिन वसुंधरा ने समारोह से अपने पिता को फोन लगाया। महेंद्र जी ने कमजोर आवाज में फोन उठाया, लेकिन उनकी आवाज में गर्व का वो एहसास साफ झलक रहा था, मानो खुशी के आंसू बहे जा रहे हों। कैसा चल रहा है सब, मेरी बच्ची? पिताजी, दादी कमला के हाथ का खाना अब सरहद के उस पार पहुंच चुका है। महेंद्र जी कुछ पल के लिए शांत हो गए और फिर उन्होंने उसी आवाज में कहा जिसे वसुंधरा अपनी यादों के सबसे सुरक्षित कोने में हमेशा के लिए सहेज कर रखने वाली थी। तो फिर सब कुछ सफल रहा बेटा, हमारी पूरी मेहनत रंग लाई। वे थालियां उठाना, लोगों से मिली बख्शीश और वे जाग कर बिताई रातें सब सार्थक हो गईं, क्योंकि वे तुम्हें इस मुकाम तक ले आईं और तुम ठीक उसी जगह पर खड़ी हो जहां तुम्हें होना चाहिए था। जब दिसंबर का महीना आया तो आनंद जी हर साल की तरह राजस्थान के अपने गांव गए, लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे। वसुंधरा उनके साथ थी और थॉमस प्रेस्कॉट भी न्यूयॉर्क से सीधे वहां पहुंचे थे। गांव के मुख्य चौराहे पर उस स्कूल के सामने जिसे बनाने में आनंद जी ने मदद की थी, चमकती आंखों वाले बच्चों की एक कतार खड़ी थी जो उनका इंतजार कर रही थी। आनंद जी हमेशा की तरह घुटनों के बल बैठ गए और एक एक करके नए जूते बांटने लगे। हर बच्चे से वे एक ही बात कहते, जो पैर स्वाभिमान से आगे बढ़ते हैं वे दुनिया की किसी भी गाड़ी से ज्यादा दूर तक जाते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने एक नई चीज भी जोड़ दी थी। जूतों के साथ साथ वहां अलग अलग भाषाओं, अंग्रेजी, फ्रेंच और पुर्तगाली की किताबों के बक्से भी रखे थे, जिन्हें वसुंधरा ने स्वाद माटिका से मिली अपनी पहली पूरी तनख्वाह से खरीदकर दान किया था, ताकि इस गांव के किसी भी बच्चे को कभी किसी और के सहारे अपनी बात न कहनी पड़े। वसुंधरा ने वहां इकट्ठा हुए माता पिता से कहा, ताकि उनके खुद के शब्द दुनिया तक वैसे ही पहुंच सकें जैसे वे हैं, बिना किसी मिलावट और बदलाव के। आनंद जी ने उसे देखा और उस युवा लड़की की आंखों में उन्हें तुरंत कुछ जाना पहचाना सा दिखा। वही चमक जो उन्होंने खाना बनाते समय अपनी मां की आंखों में देखी थी, वह चमक जो कहती है, जो मैं कर रही हूं वह मायने रखता है, जो मैं आज दे रही हूं वह मेरे जाने के बाद भी जिंदा रहेगा। प्रेस्कॉट, जो शब्दों को तो नहीं समझ पा रहे थे लेकिन हर एक भावना को संगीत की तरह महसूस कर रहे थे, उन्होंने अपना फोन निकाला और उस पल का एक वीडियो बना लिया। उन्होंने उसी रात अपने सोशल मीडिया पर इसे साझा किया और अंग्रेजी में एक संदेश लिखा जिसका अनुवाद था, आज मैंने सीखा कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोग वे नहीं हैं जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है, बल्कि वे हैं जिनके पास सबसे ज्यादा सच है। और इस सच की शुरुआत एक ऐसी लड़की से हुई जो लोगों को खाना परोसती थी और जिसने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। वह वीडियो हजारों बार साझा किया गया। वसुंधरा और आनंद जी की यह कहानी दुनिया के ऐसे ऐसे कोनों तक पहुंच गई जिनकी दोनों में से किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और हजारों संदेशों के बीच एक टिप्पणी ऐसी थी जिसे वसुंधरा ने 3 बार पढ़ा और फिर उसकी आंखों में आए आंसुओं ने स्क्रीन को धुंधला कर दिया। वह मुंबई में काम करने वाली एक वेट्रेस का संदेश था जिसने लिखा था, आज मैंने भी अपने काम की जगह पर आवाज उठाने की हिम्मत की। शुक्रिया वसुंधरा, मुझे यह सिखाने के लिए धन्यवाद कि एप्रन पहन लेने से किसी की आवाज नहीं छिन जाती। उस रात जब पूरा गांव सन्नाटे में डूबा था और तारे मारवाड़ के आसमान पर रोशनी से कढ़े हुए किसी आंचल की तरह चमक रहे थे, आनंद जी अकेले ही उस जगह की तरफ चल पड़े जहां उनकी मां का स्मृति स्थल बना हुआ था। वह समाधि के सामने घुटनों के बल बैठ गए, पत्थर पर अपना हाथ रखा और कई सालों में पहली बार उनके मुंह से यह नहीं निकला, बस होने ही वाला है मां। इस बार उन्होंने कहा, हम पहुंच गए। मां, तुम्हारा बनाया खाना आज सरहद पार पहुंच गया है। तुम्हारी हाथ की वो कढ़ी आज उन लोगों को गले लगा रही है जिन्होंने तुम्हें कभी देखा तक नहीं। और जिस लड़की ने मेरी जान बचाई थी वह आज तुम्हारे गांव के बच्चों को किताबें बांट रही है ताकि वे नई भाषाएं सीख सकें, ताकि कोई भी उन्हें अपने शब्दों के जाल में फांसा न सके। अमलतास के पीले फूल एक बार फिर उस समाधि पर आ गिरे और अरविंद जी मुस्कुरा दिए। तुम हमेशा कहती थी ना मां कि खाना ही वो जरिया है जिससे जो लोग हमें छोड़कर चले गए हैं वे यहाँ रहने वालों को गले लगाते रहते हैं। तुम बिल्कुल सही थी मां, हमेशा की तरह। वह उठ खड़े हुए, अपने घुटने साफ किए, तारों से भरे आसमान की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली।
उनके फेफड़े उत्तराखंड की पहाड़ियों की उस साफ और ताज़ी हवा से भर गए, वही हवा जो उन्होंने बचपन में तब महसूस की थी जब वह नंगे पैर 3 किलोमीटर पैदल चलकर बिना छत वाले एक स्कूल में पढ़ने जाते थे। और अब पैरों में जूते पहने भरे हुए दिल के साथ वह वापस गांव की तरफ चल दिए। उनके मन में एक खामोश यकीन था कि जिंदगी की सबसे कीमती चीजें किसी कागज के कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करके हासिल नहीं की जाती, वे तो हाथों हाथ विरासत में मिलती हैं, सच्चाई से उनकी रक्षा की जाती है और दुनिया के साथ एक एक थाली परोसकर बांटी जाती हैं।